बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोविड के बाद एक एकेडमिक वे में एक नई एजुकेशनल जो है ना वो लहर चली। और उसमें जो है ना वो एक चीज़ जो दुनिया भर में हो रही थी पहले से, लेकिन पाकिस्तान में बाद में आई, वो ये थी कि स्किल्स पे बड़ा काम होने लगा कि जी पढ़ाई से ज़्यादा लोग बात करने लगे स्किल्स की। और अब अक्सर बड़े बूढ़े भी हमें ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई तो सही है लेकिन कुछ आना काम ज़रूर चाहिए। और जब इन स्किल्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो कोविड से पहले भी जब इसका बूम आया और अभी भी हम देखते हैं कि इसके बारे में जो है वो लोग बात कर रहे हैं, इसको एज अ प्रोफेशन जो है वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो है डिबेटिंग। आज एक ऐसे ही साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कोविड से पहले, जब शायद इसका बूम आया था, हर जगह कंपटीशन था, रमजान ट्रांसमिशन, पॉलिटिक्स, हर जगह पे डिबेटिंग होती थी। एंड वहाँ पे इन्होंने जो है वो अपने आप को प्रूव किया, 500 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स और अवार्ड जीते। एंड कमाल टैलेंट है। और कभी कभार अपने आप को और हमें बेवकूफ़ बोलते हैं, कभी पागल बोलते हैं। तो बहुत एक जो है ना वो इंटरेस्टिंग ह्यूमरस आदमी है। तो आज इनसे बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वी हैव मिस्टर शानियाल इद्रीस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Salam. Therefore, thank you so much for your kind words. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और इंशाल्लाह आपसे आगाज़ करते हैं। तो शानिया भाई मुझे ये बताइएगा कि हाउ डिड इट बिगिन? बिकॉज़ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत टफ होती है कि एक ऐसा प्रोफेशन में जाना जहाँ कहीं भी जो है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आप कहाँ स्टैंड करोगे। तो लाइक आपको कब रियलाइज़ हुआ? क्योंकि आप जिस दौर के हैं उसमें बेसिकली यही था कि यार डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। तो कभी आया ज़हन में कि यार ये भी एक प्रोफ़ेशन है और इसको कंटिन्यू करना? तो पहली बात तो ये कि जब आप ये बोलोगे कि आपके दौर का, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत ही कुछ नहीं, बुरा जो हुआ। हाँ, हाँ, जनरेशन की मैं बात करें। समझ गया। तो बहुत बुरा नहीं हुआ है और रीसेंट आपकी तरह के मिलेनियल ही जेन बॉर्डर लाइन जेन सही है। यानी कि जो 97 में पैदा हुए, 98 में जो पैदा होते हैं वो जेन मैं 97 में पैदा हुआ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता था। जब हम बड़े हुए तो करियर काउंसलिंग नहीं होती, और ये सबसे बड़ा डिलेमा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली हमारे जैसे बच्चे भी जो रिलेटिवली अपर मिडिल क्लास है। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा एक्सेस टू रिसोर्स बेहतर है, हमें बचपन में कंप्यूटर मिल गया, एक्सेस टू इंटरनेट भी मिल गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें, मतलब ये गलती शायद पेरेंट्स की भी नहीं है, उनकी भी करियर काउंसलिंग इतनी नहीं कि वो हमें करियर काउंसलिंग कि आपको क्या करना चाहिए। और जाहिर सी बात, वो अपने तौर पे हमें एक बेहतर मशवरा दे रहे थे। जैसे हमारे वालदेन ने, मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि इंजीनियरिंग एक अच्छा प्रोफेशन होता है, रेपुटेबल एक डिग्री है। और उन्होंने भी यही देखा तब जिंदगी में, सर वो खुद भी इंजीनियर थे, तो मेरे बड़े भाई भी इंजीनियर बने, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने। तो मेरे लिए भी बचपन से ये था कि हमें कंप्यूटर की इंजीनियरिंग करनी है। अब सवाल ये है कि मैंने इसको सोच कर नहीं परस्यू किया था कि मैं इसमें एक प्रोफेशन बनूं। ये मैं आपको पहले बता क्लियर करूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग जैसा स्किल जो होता है उसको प्राइमरी कंसिडर नहीं किया जाता। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसको सेकेंडरी या टर्शरी कंसिडर किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, सही है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, अगर आप पब्लिक स्पीकर भी अच्छे हैं तो आपकी करियर ग्रोथ अच्छी हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए। मतलब ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये प्राइमरी स्किल नहीं है। यानी आप देख लो, मतलब मुझे इतना अफसोस होता है कि हमें आज भी याद है, आपको भी पता होगा कि आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो आपके कितने इतने सारे टीचर थे जिनको बोलना ही नहीं आता था, बिल्कुल। वो पढ़ा ही नहीं पाते थे। आप दिल में कभी कभी सोचते थे इसको किसने टीचर रख लिया, इससे अच्छा तो मैं मेरा दोस्त पढ़ा लेता है। होता था ना ऐसा। जी। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि एज अ सोसाइटी या एज अ प्रोफेशनल पैराडाइम या उसका जो स्फेयर है उसके अंदर कभी पब्लिक स्पीकिंग को इंपॉर्टेंस ही नहीं मिली है। अब मैंने इसको प्रोफेशनल करियर कैसे दिन में सोचा कि यार किसी दिन कि यार ऐसा हो भी सकता है, वो तब मुझे समझ में आया जब हमने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने से पहले हमारा एक तारुफ हुआ। हमारी एक सीनियर थी जो एक काम कर रही थी प्रोजेक्ट पे, इसका नाम ओपन माइक था। वो काम ये करती थी कि वो टॉलरेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर ट्रेनिंग्स देते थे। वो ट्रेनिंग्स क्या होती थी? वो डिबेट ही तो होती थी। जो हम जाके कॉम्पिटिशन में करते थे वही वो चीज़ वहाँ पे एज अ स्टार्टअप कर रही थी। तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो मुझे आती है। उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर तुम्हें आती है तुम आ जाओ, तुम ट्रेन करो बच्चों को, और यंग एडल्ट्स को ट्रेन करना है। वो मेरी पहली जॉब भी थी, जहाँ पर मुझे वो करने के पैसे मिल रहे थे जो काम मैं फ्री में कर रहा था सालों से। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में सालों से बच्चों को फ्री में ट्रेन करता था।
जिसमें मैं उनको समझाता था कि लॉजिक क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, यानी सामने वाले के नज़रिए को डायसेक्ट कैसे करना है, समझना कैसे है, आपको किसी के लिए रिस्पेक्ट या टॉलरेंस लानी कैसे है, और फिर अपना मुकदमा कैसे रखना है उसके सामने। यही चीज़ों के पैसे मिल रहे थे वहाँ पर। तो उस टाइम पे यूएस एड बहुत एक्टिव थी, तो यूएस एड इस चीज़ों के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पे फंडिंग करते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे पैसे आते थे। वहाँ पे मुझे पता लगा कि यार इस चीज़ में पैसे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सही से एक्सप्लोर कर लें तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो है। और दूसरे और भी करियर जो पाथ्स हैं वो ये भी हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर स्पेसिफिकली डिबेटिंग ही करते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, स्पेशली ए लेवल्स ओ लेवल्स इंस्टीट्यूशन, जो अपने पास डिबेट कोच रखना चाहते हैं। और उसकी वजह भी ये नहीं है कि उनके अंदर अकल है, मैं आपको यही बता दूँ। उनको कैम्ब्रिज की तरफ से ये गाइडलाइन आती है कि आपने अपने स्कूल के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, कि जिसके अंदर आर्चरी हो, जिसके अंदर चेस हो, जिसके अंदर स्क्रैबल हो, और उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग भी एक एलिमेंट होता है, थिएटर हो। ये सारे जो आप देखें एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों ओ लेवल ए लेवल इंस्टीट्यूशन में है, इसलिए क्योंकि कैम्ब्रिज की तरफ से उनको गाइडलाइन आती है और इस पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जो स्कूल ये इनकॉर्पोरेट करते हैं उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि यार देखो ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बच्चे को ग्रूम कर रहा है। वहां से इनको पता लगा कि यार अच्छा हमें ये भी करना चाहिए, वरना समझाया आपको बाहर वाले ही नहीं, आपको खुद से आइडिया कभी भी नहीं हुआ था एज अ सोसाइटी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बात करी पाकिस्तान में ये टर्शियरी सेक्टर का माना जाता है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ़ मसला पाकिस्तान में है, दुनिया भर में ही है? यार ये मसला मैंने मैंने ये कहा कि इसको टर्शियरी लेवल पे इंपॉर्टेंस दी जाती जी। है। ये मसला हर उस मुल्क का या हर उस सोसाइटी का होगा जहाँ पर बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हो। यानी कि जिस बच्चे के पास खाने के लिए पैसा नहीं है ना, जिसके पास घर नहीं है, वो कभी भी नहीं सोचेगा पब्लिक स्पीकर बनूं। वो ठीक है। बोलेगा भाई किसी भी तरीके से मैं पैसे कमा लूँ। फिर वो कमाने का तरीका भीख मांगने का हो, वो कमाने का तरीका कारपेंटर बन के हो, वो कमाने का तरीका कोई ऐसी स्किल सीख के हो जिसकी हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ कमाने के ऊपर फोकस करेगा कि पैसा आ जाए किसी तरीके से। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं जो है अच्छा बोलूँ। अच्छा बोलना तब होता है जब मेरा पेट भरा हुआ हो, तब मैं सोचूंगा यार अच्छा भी तो बोलना चाहिए, यार अच्छा दिखना चाहिए। आप ये सोचोगे कि यार मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, यार मैं जरा अच्छा करूं। आपको पता है घर पे पानी बिजली गैस का मसला है और आप सोच रहे हो यार मैं कपड़े अच्छे पहन लूं, आप कभी भी नहीं सोचोगे। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्च्युनेटली इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है रादर देन टैलेंट। ये और उसकी मजबूरी है ना, मजबूरी है भाई, आपकी जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा है, माशरे में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, आपकी स्टेट इस काबिल नहीं है कि लोगों को बेसिक नेसेसिटी पूरी दे सके। जब वेलफेयर स्टेट ही नहीं है आपकी तो फिर लोग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, इस तरह के एलिमेंट्स पे काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको ये जो एलिमेंट है पब्लिक स्पीकिंग का या एक्स्ट्रा करिकुलर्स का, ये यूरोपियन साइड पे और यूएस साइड पे बहुत ज़्यादा मिले। आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, आप देखें ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट्स यूट्यूब पे बहुत वायरल होती हैं, ठीक है। पियर्स मॉर्गन की डिबेट यूट्यूब पे बहुत वायरल होती है, ठीक है। हमारे पास जुबली एक यूट्यूब का एक चैनल है, वहां पर मेहदी हसन की डिबेट वायरल हुई है, जो सेंटर में बैठा हुआ है उसके अराउंड लोग बैठे हुए हैं, एक कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स वाली डिबेट हो रही है, इस तरह की डिबेट हो रही है। अभी वो चार्ली कर्क को जो जिन्होंने गोली मार दी, चार्ली कर्क का काम यही था, वो बैठता था उससे डिबेट करते थे लोग। इतने बड़े बड़े सेमिनार्स लगे होते थे, लोग भाई पूरा शामियाना भरा हुआ होता था, लोग खड़े होकर सिर्फ सवाल पूछने आते थे चार्ली कर्क से कि हमें ये बताओ तुम्हारा इस बात पे क्या ओपिनियन है। आप देखो डिबेट की ये वैल्यू एसेंस है। और उन सोसाइटीज़ में, उन मुल्कों में आर्ग्यूमेंट को बुरा भी नहीं समझा जाता ना। जैसे हमारे यहाँ तो अगर आप किसी बड़े से अनफॉर्च्युनेटली कोई सवाल कर लें तो आगे से तो जो होता है वो फिर सब जानते और हैं। उनका जवाब आएगा कि हम तुमसे पहले पैदा हुए, तूने जी, सवाल कैसे किया। तो या हाँ हम बिल्कुल। ज़्यादा जानते हैं। हाँ हम ज्यादा, ये सेल्फ इंटाइटलमेंट तो है, सही बात ठीक है। असल में और होना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से एमयूएन्स वाला रुझान बढ़ा है। अंग्रेज़ों की मेहरबानी है ये, आपके हिसाब से? यार ये मेरे ख्याल है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या फिर हमारी सोसाइटी ने कभी भी कोई ऐसी चीज़ खुद से डेवलप ही नहीं की है। कोई भी आपकी, मैं मुझे ये बता दें, कोई ट्रेडिशन हो, कोई चीज़ हो, कोई एक्टिविटी हो जो आपकी तरफ से तैयार की हुई। बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है जो आपने शायद बनाया, मैं भी यही सोच रहा था। सही है। इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं जो आपकी तरफ से इजाद की गई हो, इन्वेंट की गई हो। जो डिबेट्स भी है ना, ये डिबेट्स भी खैर अंग्रेजों की तो नहीं, ये तो यूनानी एक जी। वो था। जब ये लोग सारे बैठ के ग्रीक फिलोसोफर्स बैठ के डिबेट करते थे, उनकी शूरा बैठती थी। सोक्राटिक है, प्लेटो है, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, इनकी आप किताबें पढ़ेंगे, इन्होंने लॉजिक रीजनिंग पे जी। इतनी डिबेट्स की हैं, इतने मजे मजे की चीजें की हैं। तो खैर ये उनकी ही मेहरबानी है, उन्होंने कुछ कर लिया। वरना हमारी सोसाइटी जो है ना, जितनी हॉलो है ना हमारी सोच, जितनी लिमिटेड है,
मुझे नहीं लगता हमारी सोसाइटी में इतना पोटेंशियल है कि हम इस तरह की कोई चीज़ ईजाद कर सकते हैं कि जो दुनिया को प्रोग्रेस दे रही है, अनफॉर्चुनेटली। और हमारे बड़े जो है ना, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भी यही पढ़ा है। जो बिल्कुल। निज़ाम से प्रोडक्ट निकला है ना, वो वैसा ही बिहेव करेगा। जब कचरा होगा ना, तो बाहर में आउटपुट भी कचरा ही देगा, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं माँ बाप को कचरा नहीं कह रहा, ऐसे मिसाल के तौर। एमयूएन के बारे में बात करें। जी जी जी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एमयूएन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें और अपनी कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, आपने, हाँ, एमयूएन की बात आपने भी की थी। एमयूएन का जो कल्चर है वो बेसिकली बूम, समझ लो ये स्टार्ट 2003 के अराउंड हुआ है पाकिस्तान में। लम्स ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर, और वो भी ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि उनका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनली कोई एमयूएन करके आया था, तो उसने बोला हम ये क्यों नहीं करा रहे, हम भी कराते हैं। उन्होंने इंटरनल एमयूएन कराया, फिर वो कामयाब हुआ क्योंकि एक्टिविटी मज़े की थी ना, एक नई चीज़ थी, लोगों को एक शशका मिला। और पाकिस्तान का जिस तरह का सर्किट है ना, या कल्चर है, यहाँ पे जो भी चीज़ एलीट करेगा ना, वो नीचे वाला कॉपी करने की कोशिश करेगा। नीचे वाला कभी भी कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। रेव होगी तो पहले एलीट करेगा, तो नीचे वाला उसको कॉपी करेगा। नशा होगा तो पहले एलीट वाला करेगा, फिर नीचे वाला करेगा। कोई भी चीज़ नीचे वाला खुद से पहले नहीं ट्राई क्योंकि करेगा, औकात ही शायद वो स्टैंडर्ड सेट होता है ऊपर से। स्टैंडर्ड साइड है। ठीक है, बिल्कुल। तो एमयूएन भी ऐसे ही हुआ है। डिबेट्स में ऐसा नहीं था कि डिबेट्स पहले नहीं हो रही थी, डिबेट्स पहले होती थी। हमारे यहाँ पे एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद है, डेवलपर है पब्लिक स्पीकिंग का, जिसके अंदर डिक्लेमेशन और डिबेट, कन्वेंशनल डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट शामिल है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट है। उसमें ये होता है कि पोडियम पे खड़े होकर बंदा तकरीर करता है, और वो 3 से 4 मिनट करता है, 5 से 6 मिनट करता है, हर जगह के रीजन के रूल्स के हिसाब से वो एक चीज़ होती है। पार्लियामेंट्री डिबेट होती है। पार्लियामेंट्री डिबेट भी अगेन एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेक्लेमेशन भी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन एमयूएन से पहले ये चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान में। एमयूएन का बूम क्यों आया, कैसे आया? जब इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी। एमयूएन की सबसे अच्छी बात क्या है जो मुझे लगती है, एक वक्त में बहुत सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेक्लेमेशन पार्लियामेंट्रीज में ऐसा नहीं होता। क्यों? पूरी डेलीगेशन जाती हैं। डेलीगेशंस बना बना के जाते हो। अब 10-10, 15-15 लोग एक इदारे से 50-50 लोग आते हैं एमयूएन्स के अंदर। और दूसरा, एक कमेटी के अंदर एट द सेम टाइम 100-100, 150-150 बच्चा भी बैठ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस वजह से इसका कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। और फिर एक्सेसिबिलिटी ईजी है इसकी, करवाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं वॉट है। डू यू नीड ऑल यू नीड इज़ अ रूम, दैट इज़ इट। जहाँ पे क्लास जिस तरह होती है, वैसे एमयूएन का एक रूम हो जाएगा। अच्छा, एमयूएन्स क्या होते हैं? एमयूएन एक ऐसी सिमुलेशन होती है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन को आप कॉपी करते हो, बेसिकली उसकी मॉक करने की कोशिश करते हो, उसको उसकी तरह चलाने की कोशिश करते हो, और थोड़ी बहुत उसके अंदर अमेंडमेंट हमने कर ली है जो इंटरनेशनली फॉलो हमने रूल किए हैं उसके हिसाब से। आप कोई कंट्री होते हो, आपको असाइन किया जाता है एक कंट्री, और उसके एम्बेसडर बन जाते हो आप, और उस एम्बेसडर की हैसियत से आपको उस कंट्री के नैरेटिव को रिप्रेजेंट करना है उस कमेटी में जाके। अब यूनाइटेड नेशन में ना, हर मुद्दे के लिए डिफरेंट ऑर्गन बनाया गया है। अब जरूरी नहीं है कि देखो, मिसाल के तौर पर हम सब आपस में बहस कर रहे हैं, हमारी आपस में लड़ाई है, अभी ईरान पे जो है हमले हो रहे हैं, ईरान दूसरों पे हमला कर रहा है, सही है ना? तो अब ये मसला ह्यूमन राइट का भी है, ये मसला न्यूक्लियर वेपन ना यूज होने का भी है, ये मसला सॉवरेन टेरिटरी को ब्रीच करने का भी है। ठीक है, ये मसला विमेन राइट्स का भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब विमेन राइट भी कैसे आता है, वो भी आगे बहस हो सकती है, बहस हो सकती है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। अब ये एंगल्स आपस में जरूरी नहीं है कि ऊपर ओवरलैप करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि ओवरलैप करें। इसको आपने किया क्या यूनाइटेड नेशन ने? उसने बोला कि हम एक काम करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, इजी करते हैं, कि भाई इस कंट्री के हम एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसको डिफेंस का, मिलिट्री का सब कुछ पता है। हम बोलते हैं आप भाई एक ऐसा बंदा नॉमिनेट कर दो और अपने मुल्क का नैरेटिव दे दो कि क्यों आपके लिए जंग करना जरूरी है, आप क्यों जंग नहीं रोक रहे, वॉट एवर योर आर्ग्यूमेंट इज, प्लीज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वहां पर डायसेक एक कमेटी बनाई गई। डायसेक कमेटी में उन्होंने बोला कि भैया आर्म्स एंड एम्यूनेशन क्यों जमा किए जा रहे हो, दुनिया में आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन कम, क्योंकि जितना वेपन आएगा उतना ज़्यादा खतरा है उसका गलत इस्तेमाल होने का। जितना ज़्यादा वेपन है उतनी ज़्यादा स्टेट की जिम्मेदारी उसकी हिफाजत करने की, और इनकेस स्टेट हिफाजत नहीं कर सका तो वो असलहा किसी ऐसे हाथ में भी जा सकता है जो उसका गलत इस्तेमाल करे। तो डायसेक की जिम्मेदारी है दुनिया में से जो भी एम्यूनेशन इस्तेमाल हो रहा है उसको रेगुलेट करना या फिर उसको कम से कम करने की कोशिश करना। अब ये इसके अंदर ह्यूमन राइट्स कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला कि यार ह्यूमन राइट्स भी डिस्कस करना है, उसका अलग ऑर्गन बनाते हैं। उसकी उन्होंने बना दी ह्यूमन राइट्स कमेटी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उसमें सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात होगी कि भाई
ईरान में फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड है। ये हमारे लिए ह्यूमन राइट्स का मसला है। दुनिया मिलकर बोलती है यार आपको ईरान में ऐसे करना चाहिए कि इस तरह आप लोगों को राइट्स दें वगैरह वगैरह। अब ये डिबेटेबल बात है, सही है, नैरेटिव्स की बात है। ईरान आके ये समझाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, उसकी क्या रीजन है और क्या रीजन नहीं है। और अगेन, वट एवर यू डू इन योर सॉवरेन टेरिटरी इज योर ओन हेडेक। तो कोई दूसरा आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। तो वो ये भी कह सकते हैं भाई ये हमारा मसला है, इंटरनल मसला है। जब तक इस मसले से इंटरनेशनली कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, आपको क्या मसला है इस बात से? हम अपनी स्टेट खुद चलाएंगे, हमें चलाने दें आप। अगर इससे कोई बड़ा मसला क्रिएट होने का खदशा है तो फिर हम इस पर बात करते हैं। तो इस तरह यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग ऑर्गन बनाए, हर ऑर्गन की एक जिम्मेदारी रखी, और फिर एट दी एंड एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया। उसको ये बोला कि भाई ये जो जो ऑर्गन्स आपस में एंड में एक डिस्कशन में एक रिजल्ट पे आते हैं, क्योंकि एंड में एक सोल्यूशन भी तो देना है, एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई ईरान और यूएस का एक एस्केलेशन चल रही है, मिडिल ईस्ट की एस्केलेशन चल रही है, इसको सॉल्व करना कैसे, करें क्या। सब मिलकर एक डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे कि यार हमें लगता है म्यूचुअल कंसेंसस हमारा ही, हम ये करें। फिर वो चीज़ जाएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगा आखिर में कि क्या वो चीज़ इन इफेक्ट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। सही है। अभी तक ये यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा था, इस तरह होता है। आप MUN में बेसिकली ये वाली जिम्मेदारी एज अ स्टूडेंट करते हैं कि आप एम्बेसडर बन जाते हैं, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे मिलती है। और ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन नहीं, जो हमारे अपने अंदरूनी मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे अपने अंदरूनी निज़ाम को लेके भी करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबकी जी। सियासी जमात हैं, जी। वो बच्चे खुद जो है एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करते हैं, दूसरे बच्चे जो है फिर उन पर अटैक करते हैं। जी जी जी, वो बेसिकली आर्ग्यू करते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है बाय द वे, जो आपने बताया। मैं लास्ट ईयर ना डेनिंग्स का एमयूएन हुआ था, हम्म। उस वो मैंने अटेंड करी। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, और मुझे उससे पहले आइडिया भी नहीं था कि एमयूएन होती क्या है। जी। तो मेरे दोस्तों ने बोला यार चलो मज़ा आएगा, ये वो अच्छा होता है। हम्म। तब इत्तेफाक से ये सारी यूट्यूब वाले सूरत हाल बनना शुरू हुई थी। सही। तो मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम्हारे लिए इम्पैक्टफुल है, तुम्हें मज़ा आएगा। मैं गया वहाँ पे, मैं था यूएन मोमेंट के अंदर ना। ठीक है। तो क्योंकि वो दोस्तों के साथ ही गया था, हम तो इसलिए गए थे कि भाई मजाक मस्ती करके तफरीह वापस आ करेंगे। जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है। और मुझे ऐसा लगा कि जो है ना वो मुझसे मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं गया हूँ खाली तफरीह करना, बाकी सब वहाँ पे सीरियस गए हैं। हम्म। बट वो ऑपोजिट था, बहुत सारे लोग ऐसे थे वो सिर्फ बैठते आए थे, तफरीह करने आए थे। हाँ, तो सवाल जो है कि इम्पैक्ट क्या है एम्बुलेंस का, ऐसी ऐसा इवेंट्स का एक इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत क्रूशल सवाल है, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्यून होते हैं और उसके अंदर हम मेजॉरिटी बच्चे देखते हैं जिनका अपना कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है एकेडमिक एक्टिविटी में, एकेडमिक डिस्कोर्स में। तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी एक्टिविटी करने का? फ़ायदा क्या है इतने सारे बच्चे जमा करने का, इतनी मेहनत करने का? आप क्यों बैठ के फालतू में बोल रहे हैं कि तुम पैलेस्टाइन हो, तुम इसराइल हो, क्यों बोल रहे हैं सब बैठ के? इसका क्या फ़ायदा है? मैं आपसे इसके काउंटर में एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे होते? अगर आप उस एमएन में नहीं जाते तो क्या करते? फारिग बैठे हुए फारिग होते, या तो डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते, ठीक है, रील्स देख रहे होते, या तो फ़िल्म देख रहे होते, या बाहर होते कहीं टाइम पास तो हो ही रहा होता। दोस्तों में बैठ के आर्ग्यूमेंट कर रहे दोस्तों होते में हैं कि बैठ के इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ जो अच्छा भी है। जो भी हाँ, वो तो आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं कि अगर आप ये डिबेट कर रहे हैं, जी। वरना लोग ये बात भी नहीं कर रहे हो, तो और ही बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही हैं और ज़्यादा ही। मेरा ये मानना है कि मैं बच्चों को यही कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इतने एम्बियंस होते हैं यार, इसका फ़ायदा है ही नहीं यार कि बच्चे आ रहे हैं। आई एग्री टू सम एक्सटेंट, फ़ायदा इस हिसाब से नहीं है कि यार बच्चे का फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा उसकी नीयत मेरे हिसाब से होता ही है कि मैं ना बहुत सारी डिफरेंट स्कूल्स में कोचिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ नोटिस की, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए निकलना ज़रूर पड़ता है जहाँ पर आप मौजूद हैं। वो कहते हैं नैना को, ये जवानी दीवानी, कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो कहीं पहुँचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ेगा। आप जब तक अपने से बेहतर या डिफरेंट एनवायरनमेंट में नहीं जाते ना, आपको नहीं पता चलता दुनिया में है क्या। मैं एक क्लास लेता हूँ, मेरे पास 2 क्लासेस हैं, एक और दूसरी क्लास, दोनों क्लासों में एक स्टार्क डिफरेंस है। पहली क्लास को कोई इंटरेस्ट नहीं है डिबेट से, दूसरी क्लास मरे जा रही है आपकी क्लास कब होगी। ऐसा क्यों है? बच्चे तो सेम एज के हैं, क्यों फर्क है? इंटरेस्ट क्यों नहीं है उनका? जो पहली क्लास है उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखा ही नहीं उन्होंने उसका ग्लैमर क्या है। आप जो एमयून में गए ना, आपने उसका पहले ग्लैमर देखा, क्या अच्छा इसका ग्लैमर भी होता है यार, इसकी इज्जत है, मतलब डिबेट करने क्यों, आप नॉर्मल दोस्तों में बैठते हैं आई नॉर्मल। सॉ के पीपल आपस उसमें जब वो जो ब्रेक होता है कि जो लोगों से बात करने के लिए, उसमें लोग पागल थे एग्जैक्टली। कि भाई हमारा साथ दो, इवन
मैं उसमें था, तो आफ्टर द फर्स्ट डे मैं जब घर हम्म गया तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट डे मैं उस पर वर्क करके गया एंड आई डिड द डिबेट, क्योंकि मुझे एक ऐसा लगा कि यार आप जाके बैठ रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे वहां पे बैठ के जो दूसरे लोग डिबेट्स कर रहे थे, दूसरे डेलीगेट, मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हम्म जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था मैं सुनूंगा कभी। एग्जैक्टली यही फायदा है। आप ना अपने जो भी सर्कल होता है ना, 5 लोगों का उसका एवरेज होते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। आप उस सर्कल में जब तक रहेंगे ना, जिस सर्कल में अभी आप हैं, आप अपने सर्कल से कभी ऊपर नहीं जा सकते। इसकी मिसाल ऐसी है कि मिसाल के तौर पे आपके सारे सर्कल में बच्चे जो है ना, मिसाल के तौर पे कोई 5,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है। अगर आप उसमें 25,000 कमाने वाले हैं, तो आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, आपके बहुत कम चांसेस है कि आप 25,000 से ज्यादा कमाना शुरू कर दें, क्योंकि आप बाकियों को एम्पावर कर रहे होगे कि 25,000 तक आओ। उनके लिए 25,000 बेंचमार्क होगा। समझ रहे हो? ये कंपटीशन। अब जब आप ऐसे सर्कल में जाओगे जहां 25,000 कमाते हो, आपके सर्कल में एक 50 कमाता है, एक 75 कमाता है, एक 1 लाख कमाता है, तो आप ऑटोमेटिकली ये फील करोगे कि यार मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज ये इनके थ्रू मिलेंगी मुझे। मुझे समझ में आएगा यार, एक और हंगर बढ़ जाती है ना। हंगर भी बढ़ेगी। तो यही हंगर आपको एमयूएन में आके हुई, जब आपने देखा यार बाकी सब कर सकते हैं जो मेरी ही एज के हैं, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। व्हाट्स द बिग डील? एंड अगेन द मेजर थिंग इज कि वहां पे आपको लोग इस बात पे जज नहीं करेंगे कि आप डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे नॉर्मल सर्कल्स में लोग जज करते हैं, यार क्या अबे क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या तू बातें कर रहे है इमरान खान और नवाज शरीफ, अबे हट छोड़, बाहर चाय पे बैठते हैं, छोड़, ये क्या कर रहा है, कहीं घूमने चलते हैं, ये क्या बातें कर रहा है, शीशा पीने चलते हैं, एक वगैरह वगैरह। चीज जो एमयूएन में थी, जो मुझे एक फील हुई कि मोरल और मोटिवेशन के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे साथ ना लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा है, मैं इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा एक होता है। तो वहां पे जब अब मैंने जो थी स्पीच जहन में, वो मैंने उर्दू में लिखी है, मैंने उसको चैट जीपीटी को दिया, मैंने कहा भाई तू स्पीच बना के दे दे। उसने मुझे बना के दी एंड आई वेंट ऑन द स्टेज, मैंने वो स्पीच डिलीवर करी, और ना सिर्फ मेरे लिए, हर डेलीगेट जो आ रहा था, जैसी भी स्पीच है, क्लैपिंग उसके लिए बज रही हो रही थी। हम्म, ये जो चीज़ है ना, ये देखो, ये बड़ा मैटर करता है आपका डायरेक्टर। इसमें भी ये भी एक चीज़ है, देखो, लोग आपका आपकी ज़िंदगी, आपका मोराल बना भी सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। लोग जो आपसे बड़े होते हैं, उनके पास ये पावर होती है, चाहे वो आपका टीचर हो, आपका आपके वालिदैन में से कोई हो, आपका बड़ा भाई हो, आपकी बड़ी बहन हो, या आपको मिला कोई जज हो, इन सबके पास ये पावर होती है, वो आपको कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि मैंने एक बच्ची को उठा के जी मारा। जी 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 जी। आपने देखी अगर, तो यही बात है, ये जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं समझते। जिसने आपके साथ ये किया, उसने आप पे एहसान किया और बिल्कुल। उसने अच्छा काम किया। देखिए, आप उसका जिक्र कर रहे हैं ना कि तालियां बज रही हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर जज ऐसा नहीं है। तो ये उसका बड़प्पन है, उसके अंदर ये अक्ल थी कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसने अच्छा काम किया। हो सकता है कि उसके लिए इट वाज मोर देन जस्ट एन एमियन, वो उसके लिए हो सकता है वो इसी तरीके से वो आज जो है वो जज की सीट पे बैठा हो। एग्जैक्टली exactly, यही बात है। जो चीज़ मैं आपको बताऊं हमें नहीं मिलती ना जिंदगी में, हम वो हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करते अच्छा शानिल भाई, एक और बात ये कि ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में बात करी अबाउट द डिबेट, जैसे आप आए, तो जब वाकई में मतलब इसमें आना शुरू हो गया, घर पे भी पता चला कि अच्छा जी अब ये काम है, इसमें पैसे भी मिल रहे हैं, हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इशू होता है कि हमारे यहाँ अब ये जो जनरेशन है, ये चाहती है कि यार मोर देन जस्ट अ डॉक्टर, मोर देन जस्ट अ इंजीनियर, हमें कुछ और करना है, डिफरेंट करना है। लेकिन फैमिली की तरफ से बहुत जो है ना रिस्ट्रिक्शन होती है। तो व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? अच्छा भाई अब शानियाल साहब डिबेट करके पैसा कमा रहे हैं, या लोगों को सिखा के पैसा कमा रहे हैं। और हम्म, इस यंग एज में मेरे हिसाब से एक होता है नॉर्मल मिडिल, जैसे आपने बोला अपर मिडिल क्लास फैमिली, कि भाई पहले खुद तो पढ़ ले। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि भाई पहले खुद तो पढ़ लो फिर पढ़ाना। बात ये है कि अच्छा, मेरे केस में ये था कि मेरे जो अब्बू है ना, वो खुद पब्लिक स्पीकर रहे थे अपने तौर पे। ठीक है, तो मुझे एक लेवरेज वहां से मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता था कि उनको समझ आता था मैं करता क्या हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सही जगहों पर मुझे साथ लेके जाया, विरासत में मिला। हाँ, विरासत में मिला। आई ऑलवेज से दिस कि मुझे अच्छी खासी चीज जो है विरासत में मिल गया, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती थी इसके लिए। हाँ, जो मैंने किया डेवलप, अब्बू का जितना मुझे आता था उसके ऊपर मैंने अपने जो डेवलप किया। लेकिन अगेन आई स्टिल कैन नॉट रीच द लेवल दैट ही इज एन, बिकॉज द टाइम्स आर वेरी डिफरेंट, राइट? तो सिर्फ छोटा सा जिक्र इसलिए जरूरी है, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारे से ऊपर वाले जो लोग हैं, हमारे से ऊपर की जनरेशन, उनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज हमसे बहुत बहुत कम, कम था। बहुत कम था। उनको लाइब्रेरी जाके किताब पढ़नी पड़ती थी। हम लाइब्रेरी जाके किताब, हमें तो सब मिल जाती, ई बुक मिल जाती है, ऑनलाइन यूट्यूब मिल जाता है, इतनी अच्छी अच्छी रिसर्चेज मिल जाती है, उनको नहीं मिल पाती, हमें मिल जाती है। तो खैर मुझे वो उस हिसाब से एक आसानी मिल गई। मुझे घर में
ये फ़ायदा हुआ कि कभी भी मुझे समझाना नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको पता था मैं क्या करता हूँ। और दूसरा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं मीडिया पे आया, तो टीवी पे जब आते हो पब्लिसिटी होती है, लोग आपको पहचानते हैं, ये आपको एज देता है। मशहूरी हमेशा एक लेवरेज रखती है। आप देखो दुनिया का भाई पूरा खानदान पागल हो जाता खानदान सब पहचान रहे हैं, सब कर रहे हैं, अरे तो टीवी पे आता है, सब बैठ के, क्योंकि टीवी तो सब देखते थे ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो सब देखते थे, तो अब इज्जत करते थे। माँ बाप को तब एश्योरिटी होती है, मैं आपको बताऊं, जब उनके आसपास के लोग, उनके भाई बहन, मामू चाचू, ये सारे लोग, जब उनको ये बोल दें कि आपका बच्चा बहुत सॉलिड काम कर रहा है, वो खुश हो जाएंगे। वो आपका माँ बाप के सामने जब अप्रिशिएट करते हैं, माँ बाप को भी रियलाइज होता है कि हाँ यार उनको दूसरे, उनको समझ आना चाहिए, माँ बाप बिकॉज को नहीं। अल्टीमेटली एक चीज ये होती है कि हमारे वालिदैन का थोड़ा सा रुझान, थोड़ा सा यार सोसाइटी क्या सोचेगी, इस सवाल में बहुत ज्यादा होता है। ये तो आपका भी होता है, ये हमें लगता है ऐसा कि हमारे माँ बाप करते हैं, आपका भी हमारा ऐसा भी ही होता है, होता है। बिल्कुल ये होता है कि यार हाँ, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, देखना पड़ता है हमें। ऐसा ही है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आपकी यंग एज है ना, अभी आप थोड़े से बड़े हो गए ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार, जैसे मिसाल के तौर पर शादी करनी है जिंदगी में, शादी करने जिस दिन जाओगे ना, आप शादी करने के लिए जब बताओगे कि यार मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, आपको पता है क्या बोलेंगे, ये क्या काम है? आप किसी कंपनी में काम, आप आईटी के इंजीनियर हो, आप कहाँ कंपनी में सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो, कहाँ करते हो, वो बताओ ना यार। ये क्या करते हो आप, मतलब काम क्या करते हो, ये काम थोड़ी है। ये चीज समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जैसा आपने बोला कि जब रिश्तेदार देखते हैं, तो हम्म अगर आप टीवी पे आते हो तो फिर तो आपकी ये चीज, मेरे हिसाब से अगर आप टीवी पे आते हो, आप मशहूर हो, तो आपकी तो बहुत सारी चीजें सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में खासतौर पे इजी हो जाती है ना आज के दौर में। लेकिन इसके अंदर एक मसला फिर भी है। देखो जो स्टैंडर्ड सेट हुए हुए ना, वो आप निगेट नहीं कर सकते। मैं जितना भी मशहूर हो जाऊं, स्टेबल इंसान वो नजर आएगा जो फौज के अंदर शामिल है। मैं आईएसएसबी में क्लियर हो गया, मेरी जिंदगी सेट हो गई है। सही है, क्यों आपके दिमाग में फौरन क्यों एक स्टेबिलिटी आ गई? क्योंकि आपको पता है यार, अब एक सेटल्ड जॉब आ गई। सीएसएस कर लिया, सेटल्ड जॉब आ गई, गवर्नमेंट जॉब है, सेटल्ड जॉब हो गई, बैंक में काम करते हैं, सेटल्ड जॉब आ अपना बिजनेस है तो सेटल है। गई। नहीं, इसमें भी काफी काफी डिबेट होती है, खैर वो वो बैकग्राउंड होना बिजनेस जरूरी वही वाला ना जिसके पास फॉर्च्यूनर है, तो है। जी वो जी जी, हाँ। इफ यू हैव समथिंग टू प्रूव इट फिजिकली, पीपल विल बी अग्रीइंग टू वॉट एवर यू से। ये बहुत जरूरी है। इफ यू हैव समथिंग टू सेल, फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताना है मैं जिंदगी में सेटल हूँ, मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए, मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैं सामने वाले को कुछ कहे बगैर बता रहा हूँ कि मैं सेटल हूँ। और फिर गाड़ी भी कौन सी, स्टैंडर्ड्स है ना। मैं अगर आ रहा हूँ, आप मुझे खुद बताओ, मैं एक ऑल्टो से उतरूंगा और सिविक से उतरूंगा, ज्यादा इज्जत ऑटोमेटिकली कब करेगा इंसान? सिविक वाला। जब से, क्यों? क्योंकि दिमाग में सेट है स्टैंडर्ड। यही स्टैंडर्ड आपकी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना, उनके दिमाग में भी सेट है, उनकी गलती नहीं है। ऐसा ही है, माशरे में ऐसे ही चलता है भाई, डाला होगा तो फिर बच्चे की खुद ब खुद इज्जत हो जाएगी। अरे इतनी कम उम्र में इसने यार इतनी बड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पता नहीं है कि अब्बा ने दिला के दी है, समझ रहे हो, या किस पैसे से आई है वो भी नहीं पता। ये नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कि सबका हराम होता है, भाई सही भी होता होगा, लेकिन अगेन, अगर आप हराम से भी कमा के आ रहे हैं, मैं अच्छा, आपको ये ये भी बता रहा हूँ। जनरल सोच है कि अगर बच्चे के पास कम उम्र में बड़ी गाड़ी है तो वो जी पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल 100% नहीं, बड़ी उम्र वालों के ऊपर भी सवाल जी। है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, जब आपके पास बड़ी चीज होगी ना, आप रोलेक्स पहन के घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोग आपकी इज्जत करेंगे खुद ब खुद। मैं आपको बताता हूँ, मैं इमार, आपने देखा इमार यहाँ पे जी जो जी है, मैं गया वहाँ पे, और वो जो न्यू ईयर्स ईव थी, ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा यार वहाँ एंट्री लेते हैं, वहाँ पे ना फायरवर्क्स होते हैं, तो मैंने कहा बड़े मजे के होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में गया था, मुझे बड़ा मजा आया था। तो इस साल मैं गया, चूंकि मैं ऑल्टो में था, उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अब आप सोचो, गाड़ी में ही है बंदा, नहीं जाने दिया। उसने बोला कि नहीं सर, वो असल में ना फैमिलीज नहीं, इंटरनल जो रहते हैं सिर्फ उनके लिए अलाउड है। हालांकि मेरे साथ जो अंदर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो नहीं है फैम, वो जहाँ रहते हैं, मुझे पता है। अबे 100 गाड़ियां कैसे अंदर रहती हैं? ये मार में आधे से ज्यादा लोग तो मतलब वो होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, या रेंट पे रहने वाले लोग, किसी के अपने घर थोड़ी है ज्यादातर वहाँ। तो क्यों नहीं जाने दे रहा? माइंड सेट का मसला है। हालांकि उस जो गार्ड जो खड़ा हुआ है गार्ड, उसकी इतनी सैलरी भी नहीं है कि वो मतलब 10 साल भी काम करके वो गाड़ी खरीद सके जो मेरे पास है, फिर भी वो मुझे रोक सकता है, उसके पावर है, क्योंकि माइंड सेट का मसला है, वो इज्जत नहीं कर रहा। समझ रहे हो? तो ये माशरे का मसला ये, अच्छा मेरी इसमें सोच होती है कि यार अगर ये चीज है ना सोसाइटी में, तो वो सही है, उसके एक सोशली बहुत से नुकसानात हैं। है। इंडिविजुअली मैं समझता हूँ अगर ये चीज ना हो ना, तो हमारे अंदर एक वो जो हंगर है ना कि यार सक्सेस पानी है,
फलाना बंदे से कंपटीशन करना है, फलाना जितना। अगर अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मुझे ना अगले 3 सालों में शाहनवाज भाई जैसी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस चाहिए। तो अगर ये ना हो तो पाकिस्तान में खास तौर पे लोगों के अंदर से वो वाली एक चीज खत्म हो जाए, यार हमें कुछ और करना है। हुँ। यार बात बिल्कुल सही है। इट्स ऑलवेज़ के देयर इज़ नो लिमिट टू गेटिंग मोर, राइट? So you can always improve your lifestyle, you can always earn more. There is no limit to it. प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में ना कोई लिमिट सेट नहीं है कि हमें कहाँ तक पहुँच के खुशी होगी, हैप्पीनेस कब मिलेगी, इसका कोई पैरामीटर सेट नहीं है। और हमें ये रेस में लगाया हुआ है कि भाई अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मुझे देख के अगर कहते हो कि यार मुझे इतना टाइम लगेगा मैं चैनल इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लूँ, मैं किसी और को देख के सोच रहा हूँ कि मेरा इतना इन्फ्लुएंस कब हो जाएगा, वो किसी और को देख के सोच रहा होगा। सही है, तो तो ये वो एक एंडलेस लूप है, ये इसका कोई पॉइंट नहीं है, डेड एंड नहीं। ये डेड एंड कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। मैंने ये समझा है कि एक सर्टन लाइफ में एक पॉइंट आता है जो लेटर इन लाइफ आएगा, अभी नहीं आएगा, लेटर इन लाइफ आएगा जब आप बोलोगे यार इतना होना बहुत होता है, बस आई एम हैप्पी। क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो इजाज़त नहीं देगी आपको कि आप बहुत मजीद सोचो या कोई नई इनोवेशन करो। आप बोलोगे बस हो गई भाई, जितना मुझे एक्सपेरिमेंट करना था मैंने कर लिया, नई चीज़ें ट्राई करनी थी कर ली। अब मुझे लगता है कि मिसाल के तौर पे 1.5 लाख रुपए पर महीना आना मेरे लिए फीजिबल चीज़ है, ठीक है, बस इसमें मेरा घर चल जाता है, मुझे खुशी मिलती है, मेरे शौक भी पूरे सब पूरा हो जाता है, तो बस ठीक है, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, खुश हूँ मैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आके, आपने नोटिस किया होगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में नोटिस क्या किया कि मैं ऐसी जगहों पे काम करने गया जहाँ पर 40-45 लाख के 45 साल के बंदे बैठे हुए हैं और 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी पे काम कर रहे हैं। मैं उस वक्त, हम तो यंग बंदे थे ना, हमने बोले 1-1.5 लाख क्या होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। मैं भी अगर 1 लाख कमा रहा हूँ, वो 1.5 लाख कमा रहा है, तो खुश कैसे है, वो तो फैमिली भी चलाता है, उसके बच्चे भी हैं, वो खुश कैसे। तो अब मुझे रियलाइज कि वो क्यों खुश है, या कंटेंट था, या उसने सॉर्ट ऑफ हार मान ली, बस यार इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, बस हो गई मेरी। सही है, तो ये एक पॉइंट आएगा लाइफ में आपकी। तो बस डिसाइड आपको ये करना है, मेरा ये कि जितनी जल्दी आप ये डिसाइड कर लेते हैं यार इतने से ज़्यादा ना मैं खर्च कर सकता हूँ, ना मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए, बेवकूफ़ी है, इट्स एन एंडलेस साइकिल, राइट? तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप डिसाइड कर लें यार इतना ही मुझे करना है। मेरा टारगेट है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट रखना अच्छी बात होती है, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है फॉर एग्जाम्पल, सही है। फॉर्च्यूनर लेने के लिए आपके पास क्या बात है कि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने का ट्राई करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करें, सब कुछ करें, ठीक है। ये एक उसके अंदर पैरामीटर है कि भाई आपने एक टाइम तक सोच लिया मैंने इतना करना है, इतना नहीं करना। और अगेन फिर जब ये बड़ी बात कर रहे हो ना कि मैं फॉर्च्यूनर लेनी है, तो फिर उतनी मेहनत करने की हिम्मत रखो अपने अंदर, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी एडवाइस दिया आपने इस वक्त। कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहेंगे हम जैसी जनरेशन के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा भाई देखो, जब अपने टारगेट सेट करते हो ना, फिर उस हिसाब से अपना जिंदगी का कल्चर भी बनाओ। जिंदगी के कल्चर के साथ साथ अपनी दोस्तियां भी वैसी बनाओ, ठीक है, अपनी हैबिट्स के साथ साथ अपना कंजम्पशन भी वैसा ही बनाओ। फिर इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज़ क्या नहीं हो सकता भाई, देखो मुझे अगर अमीर से अमीर बंदा बनना है, तो फिर मैं ये देखूंगा अमीर बंदा करता क्या है। अमीर बंदा रोज सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे उठ के वो एक्सरसाइज करता है, भागता है, जिम करता है, फिर 6 बजे अपना काम करना शुरू कर देता है। आप में हिम्मत है करने की, ये डिसिप्लिन डेवलप करने की हिम्मत है? पहले डिसिप्लिन क्रिएट करो ना, फिर बाद में सोचेंगे कि काम कर सकते हम हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हम जैसे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो है डेली व्लॉगर्स को देखते हैं, जी। और वो देखते हैं कि भाई इन्हें तो अब जो है वो, लेकिन हाँ कुछ समझ हाँ नहीं हाँ पा हाँ। रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये इन लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है, ये जो जी शुरू करा था तब से इनको। उन बिल्कुल। लोगों का यही है कि हमें बस सोशल मीडिया पे फेमस होना है, वायरल होना है, और हम लोग जिंदगी में सेट हो जाएंगे। शॉर्टकट शॉर्टकट चाहिए आपको, मसला यही है, शॉर्टकट चाहिए आपको। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की। या ब्लॉगर्स वगैरह को देखते हैं, लेकिन अगेन दिस इज अ गुड वे टू शॉर्ट टू फेम एज वेल। मतलब अगर आप आज से इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो आप भी वायरल हो सकते हैं। यू कैन बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस एज वेल, यू कैन डू इट एज वेल, ठीक है, आप करें ट्राई, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। हाँ, आप अपनी मोरल और एथिक की बाउंड्री क्या रखना है, ये आपके ऊपर है। इफ यू आर ओके विद डूइंग वट एवर दे डू, यानी व्यूज लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो शॉर्टकट तरीके होते हैं ना, कि भाई ऐसी हरकतें करना शुरू कर दो जो अजीब एबनॉर्मल हो, लोग सोच ही ना सकते हो वो करने की, तो आप वो कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप भी वायरल हो जाओगे। अच्छा, कमिंग बैक टुवर्ड्स डिबेट वाली बात जी जी। कि हमने देखा कि जो है ना वो जब आप
आते थे रमजान ट्रांसमिशन में पहले एज अ कंटेस्टेंट। जी वो जो एरा था वो बहुत ज्यादा बूम वाला था डिबेटिंग के हवाले से। ऐसा ही है और हमें दिखता था कि यार एक कंपेटिटिव डिबेट्स हो रही है हर चैनल पे, चाहे वो एयरवे है, चाहे वो जो है, हर जगह हर ट्रांसमिशन में, रमजान में खास तौर पे बहुत मतलब एक हर घर में चल रहा होता था कि यार इतने बजे डिबेटिंग वाला कंटेस्ट आएगा तो आपने देखना जरूर है। जी जी और बाकायदा मतलब हमारी फैमिलीज में ये होता था कि लोगों को कंटेस्टेंट्स के नाम याद होते थे कि हाँ हम किसको सपोर्ट। हाँ ये कल्चर मैं अभी परसों बैठ के वसीम मदामी ट्रांसमिशन देख रहा था इस साल वाली, वो वाली एनर्जी ना कंटेस्टेंट्स में और ना वैसा कंपटीशन है। तो क्या रीजन है इसका मतलब? आई थिंक इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हमारे मेरे टाइम पे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इवन मैं भी जिस टाइम आया ना वहाँ पे डिबेट कल्चर जिस तरह था, मैंने अपने से जो बड़ों का देखा वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। अगेन तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, वी विल ऑलवेज लाइक द टाइम्स दैट वी सॉ बिफोर, राइट? वी विल नॉट अप्रिशिएट जो आगे आने वाली चीज़ है क्योंकि उसकी यूनिकनेस अलग है। अभी जो आपके बच्चे सामने कर रहे हैं ना, ये अपने से बड़ों का अच्छा समझ रहे होंगे, अभी जो देख रहे हैं और वो अभी डिबेट में आएंगे वो इसको अच्छा समझ रहे होंगे क्योंकि हमने जो चीज़ देखी नहीं है हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? तो एनर्जी क्यों वैसी नहीं है? देखो उस टाइम पे एक चीज नया कल्चर था, एक यूनिकनेस थी। अब ना वो एक प्रोफेशन की तरह हो गई। वसीम बदामी शुरू में नए शौक से कर रहा था, वो ही वॉज ऑल्सो लर्निंग। आप देखेंगे मेरे टाइम पे ही वॉज ऑल्सो लिसनिंग वेरी केयरफुली टू द जजेस के वो क्या इसको फीडबैक दे रहे हैं, बच्चे कैसे डिबेट कर रहे हैं। आप ये नोटिस करना वसीम बदामी का अपना पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल उस डिबेट सेगमेंट के बाद कितना बेहतर हो गया है। बहुत ज्यादा वो he अब is groomed ही इज ग्रूम्ड अलॉट a lot। अलॉट एंड यू कैन सी अ सेगमेंट के जहाँ के अंदर वो पूरा पूरा कुरान के जो पूरे Yes। एक्सप्लेनेशन देता है किस तरह साइंस उससे कनेक्टेड है। उसमें वो क्या कर रहे हो, वो डिक्लेमेशन तो कर रहा है, यही तो चीज़ है। सही है, तो ये चीज़ उसने वहां से सीखी, अब वो सीख चुका ना। मैं एक चीज़ मिसाल के तौर पर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ ना, आपको मैं पैशन के लिए पहले साल करवाऊंगा, बहुत शौक से करोगे। तीसरे चौथे साल अभी ये टीचर्स जो आपके पढ़ा रहे होते हैं ये क्यों ड्रेन हो जाते हैं छठे सातवें साल, बस हो गई ना, एक ही चीज़ कितना पढ़ाएंगे वो। अब देखो इसमें आपका काम है, छठे सातवें साल में आके अगर आप इनोवेशन नहीं करते ना या वक्त के साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करते हैं, नई चीज़ कोई नहीं लेके आता, तो आप बोर ही हो गए। ये मसला हुआ हमारे सर्किट के अंदर कि हमने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया, हमारे अंदर नए फॉर्मेट्स नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं करी। इनोवेशन नहीं है। आज भी उसी मौजू पे डिबेट होती है जिस पे मैं कर रहा था, जिसमें मेरे से बड़े कर रहे थे, ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही वतन की मिट्टी गवा रहना। ये 50 साल से इस पर डिबेट हो रही है, वतन की मिट्टी गवा ही रह रही है, तो अब क्यों मजा आएगा आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। अच्छा एक चीज ये कि हम देखते हुए आए हैं कि जो डिबेटर्स होते हैं वो खासतौर पे ऐसे कॉन्टेस्ट में बड़े सरकास्टिक होते हैं, नाम लिए बगैर वो बहुत सारे जुमले मार रहे होते हैं सही। इज इट इम्पोर्टेंट, मतलब जरूरी है कि अपनी डिबेट को अगर आपने हाई रैंक करना है तो आपने सरकाजम यूज करनी है, आपने किसी का नाम लिए बगैर उसका काम बताना है या उसकी आइडेंटिटी बताना It depends on the context of the debate, right? Whatever is happening, जो उसकी टॉपिक की डिमांड है उसके हिसाब से उसको असेस किया जाएगा जो आप बात कह है। रहे लाइक इफ देयर इज अ टॉपिक जिसपे बगैर नाम लिए या बगैर सरकाजम यूज किए बात हो सकती है और बहुत अच्छे से हो सकती है एंड स्टिल यू यूज इट एज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो उसकी जरूरत है यार। यार इसको हम कहते हैं रिलेटेबिलिटी का फैक्टर, ठीक है। ये जानबूझ के ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है टू गेट अटेंशन ऑफ पीपल, सही है, कि आप इस तरह की कोई ऐसी चीज़ कर लें जो रिलेटेड हो किसी के या क्लिक करे फ़ौरन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने देखा कि जो भी गंजा होता है वो शरीफ नहीं होता। अब मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपको ये क्लिक करके ये बात है कि किसकी बात हो रही है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ क्या होती है, ये लोगों के अंदर अटेंशन उनका ग्रैब करने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो इट्स ऑल्सो एन आर्ट कि आप बगैर बदतमीजी किए, बगैर इंसल्ट किए ये चीज़ कर भी लें और निकल भी जाए। तो देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अ ह्यूमरस लाइन एंड एन इंसल्ट, राइट? सो पीपल हु आर स्मार्ट नो हाउ टू प्ले अलॉन्ग द लाइन। एंड आप इसमें देखेंगे ताबिश हाशमी बड़ा स्मार्ट, बहुत ज्यादा उसको ये चीज़ करने बहुत अच्छी आती है। क्यों क्यों? वो भी डिबेटर है। स्टैंड अप कॉमेडियन डिबेट ही है ना, नहीं, पब्लिक स्पीक। वो खुद भी डिबेटर था, अच्छा डिबेट, हाँ स्टैंड अप नहीं वो कॉमेडी से आईबी पहले। वगैरह में हाँ, डिबेट का वो सर सैयद में थे पहले। सर सर सैयद से और वो तो आईबी। बहुत ही सीनियर है हमसे दायरे, लेकिन वो डिबेट्स करते थे जो मैं करता था ना, डिक्लेमेशन डिबेट, वो भी यही करते थे। तो ये आर्ट कहीं ना कहीं देखो, इट रूट्स बैक टू दिस, राइट? व्हेन यू नो हाउ टू डू दिस यू विल एक्सेल इन एवरी एक्चुअली फील्ड। आप जो सीख रहे हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो ना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो अपनी
पिछले सालों में सीखा वो अब जाके वो उस पे 100%। दूसरे होस्ट क्यों नहीं इतने वो हो रहे, कैरिज्मेटिक हो पा रहे? क्योंकि देखो ना, ये चीज वो करते हुए आए, वो नहीं सर कर अब रहे। मसला ये है कि अब इस फील्ड में प्रोफेशनल्स भी नहीं रहे ना। आप हम्म। देखें, हाँ, वसीम मदामी है, ताबिश हाशमी है, उसके अलावा आपको सिर्फ प्रोफेशनल न्यूज होस्ट दिखेंगे जो न्यूज रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। उसके मैं अभी रमजान ट्रांसमिशन को ऐसी, मैंने उस दिन दोपहर में फारिग था, मैंने सारे चैनल्स घुमाए, कोई एक ढंग का होस्ट नहीं मिला, कोई एक्टर को बिठाया हुआ, किसी फैशन डिजाइनर को बिठाया हुआ। तो मतलब एक अजीबोगरीब, हमारा ये भी बड़ा मसला है ना कि हर एक कोशिश होती है कि सारे काम सबसे करवा दो। हाँ, इसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि देखो, मीडिया चैनल्स होते हैं ना, वो कमर्शियल काम करते हैं, ठीक है? जो कमर्शियल काम कर रहा है ना, उसको कमर्शियल अटेंशन भी चाहिए। कमर्शियल अटेंशन उसी इंसान के पास आएगी जिसकी फॉलोइंग। अब वो फॉलोइंग वाले बंदे को बोलना आता है नहीं आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नसीम शाह को आप देखो, क्लीन केयर वाली जो एड में आता है, वो उसको बोलना आता है उसने गाने भी मजे का। ऐसे की जैसे कर दिए। हाँ, वो मजे का नहीं बोलता, लेकिन उसकी फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू है ना। तो वो नसीम शाह को देख के लोग जो है ना इंप्रेस होते हैं, अरे नसीम शाह आ गया। समझ रहे हो? बाबर आजम को भी नहीं अच्छा बोलना आता, वो यूफोन की एड में आता था ना कि बेटा बहुत सही है, तो वो क्यों आ रहा है उसके अंदर जब उसको बोलना नहीं आता? इसीलिए क्योंकि बात आपकी सही है प्रोफेशनल, लेकिन मार्केट की डिमांड देखो, जितना ज्यादा हम आगे जा रहे हैं ना कमर्शियलिज्म में, कैपिटलिज्म में स्पेशली, उसके अंदर इस चीज की डिमांड खत्म होती जा रही है कि बंदे को बोलना आता है नहीं आता। अब तो एआई भी आ गया है, जी। अब तो आप उससे बहुत अच्छे से अच्छा बुलवा भी लेंगे। अब तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि उसको नहीं बोलना आता, भाड़ में गया, नहीं बोलना आता, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो आपको लगता है इसकी वजह से शायद लोगों में एक सीखने वाला फैक्टर खत्म होता जा रहा है कि यार फेस वैल्यू बना लें, आप काम खुद करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। यही प्रॉब्लम है कि कोई भी बंदा जो है ना हार्डकोर स्किल्स पे काम नहीं करना चाहता, फंडामेंटल्स पे काम नहीं करना चाहता। वो इस पे काम करना चाहते हैं किसी तरह मेरी ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू बन जाए, ये चीजें मैं बाद में सीखता रहूंगा। आप देखो ना, जो मूवीज में मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जो फिल्म कल्चर है, फिल्म्स में स्पेशली जैसे बॉलीवुड देख लो, तो जो आर्टिस्ट का बेटा है वही आर्टिस्ट बनता है ना? उसको शुरू में बहुत बुरी एक्टिंग आती है, सब एक्टर्स तो अच्छे नहीं होते। आप तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लॉन्च होते थे ना वो बच्चे, करण जौहर लॉन्च करता था बहुत सारे आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट के बच्चों को, फैमिलीज के। वो कितनी बुरी एक्टिंग करते थे, इतनी बुरी एक्टिंग करते थे कि आप बोलोगे यार ये क्या, आई एम वॉचिंग शिट, ये क्या है, इसके अंदर एक्टिंग ही नहीं हो रही। अब वो एज एन एक्टर, अब आप देखोगे उनकी मूवीज और पहली मूवी देखो, आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब वो बहुत अच्छे एक्टर्स हो गए, उनको एक्चुअली एक्टिंग आना शुरू हो गई है, वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अब होता यही है कि हमारी सोसाइटी में फेस वैल्यू और ब्रांड की बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, ये आप समझो। और दुनिया में ना ये एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल सी बात, मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है यार, वो सुपरस्टार है ना, या सुपरस्टार का बेटा है ना, तो बड़ी ही चीज है। इस वजह से हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उसकी चीज देखना चाहते हैं, हम पसंद करते हैं, हम इंटरेस्ट लेते हैं। आपको क्यों इंटरेस्ट है रजब भट्ट की फैमिली में क्या हो रहा है, या डक्की भाई की फैमिली में क्या हो रहा है? उसकी पूरी न्यूज बन रही है कि आज वकील ने ये बोला। आप लोग इंटरेस्टेड हो जब बन रही है ना न्यूज, और आप देख रहे हो जब तो लोग बना रहे हैं उसकी न्यूज। जिन इश्यूज इस वजह से यही मसला है ना कि हमारी सोसाइटी में जिन इश्यूज को हाईलाइट होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, वो बात ही उन टॉपिक्स पे कर रहे हैं जो आवाम मांगती है, और आवाम ये चीजें मांगती है। एग्जैक्टली, तो अवाम का इंटेलेक्चुअल लेवल एज अ सोसाइटी बहुत कम है, ये प्रॉब्लम है। आप देखोगे यूएस के अंदर मिसाल के तौर पे, वहां पे प्रॉपर डिस्कोर्स, डिबेट्स इस बात पे हो रही होती हैं कि आपका जो नया लॉ पास होने वाला है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और वहां पे लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट पे बैठ के इस पे रेडिट पे डिबेट कर रहे हैं, फेसबुक पे डिबेट कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान में ये हो रहा हो? आपके आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कानून होता क्या है। अबे आपकी जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनको नहीं पता है कानून क्या बिल्कुल होता सही है। बात। वो बैठ के जाके सिर्फ वोट करने जाते हैं, वोट करके आ जाते हैं, दैट इज इट, उनका यही काम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली सिमुलेटेड या इंटेलेक्चुअली मेच्योर जो ऑडियंस है या सोसाइटीज हैं, जो यूएस की है या यूरोप में है, वहां पे डिस्कोर्स ही अलग है। उनके लिए ये सनसनी नहीं मैटर करती। वहां पे मैं भी देख रहा था, मुझे याद है, कोई लेक है, उस लेक पे एक ब्रिज नहीं बनना चाहिए, इस पे डिबेट हो रही है। इतनी इतनी माइनर डिटेल पे डिबेट हो रही है कि इस पे ब्रिज अगर बन गया तो ये कैसे मसला करेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, और पता नहीं क्या, इतनी इतनी माइनर डिटेल्स पे। मैंने कहा यार ये सोसाइटी असल का में लेवल। वही आवाम को पता है ना कि उनके फैसले की अहमियत दी जाएगी। आवाम को भी पता है और शायद हुक्मरानों को भी पता है कि भाई आवाम आर द मेन, अगर आप उनको खुश नहीं रखोगे तो फायदा नहीं है, और उनकी नहीं मानोगे तो हाँ ये शायद बात, यही हाँ फर्क है।
ये हम मतलब ये है ना, इस पे अगर डिबेट करेंगे तो डिबेट वो किसी तो एंगल में चली किसी जाएगी, हाँ वो पाकिस्तान में किसी डिबेट एंगल में चली जाएगी, उस पर डिबेट नहीं लेके जाते। अच्छा लेकिन हाँ, बात सही है आप। कमिंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में सोशल मीडिया अब ज़ाहिर है अब हम्म। डोमिनेट कर रहा है। जी जी। आपको एज अ डिबेटर एज अ कैरियर जो आप स्पीच करवाते हैं और सारी चीजें आपने जो टाइम गुजारा अपना, हम्म। आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा पहले जब आप एज अ कंटेस्टेंट डिबेट्स करते थे, जी जी। अगर सोशल मीडिया होता तो इट वुड बी एन इजियर फॉर यू या मुश्किल हो जाती चीजें? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस टाइम पे डिबेट्स कर रहा था टीवी चैनल्स पे, उस टाइम पे टीवी पे वही बंदा आ सकता था जो एक्चुअली कुछ चीज है। सही है। ये बहुत बड़ा फर्क था उस टाइम पे। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ना, तो ये टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनकी तो लेवल ही कोई नहीं था। ये तो होती ही नहीं थी कोई चीज़ थी, हमें पता बिल्कुल। ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी कुछ होता है, ये पता ही नहीं था लोगों को। तो आप एक्चुअली कोई एकेडमिकली साउंड होते थे, रिलेटिवली कह रहा हूँ, फिर भी रिलेटिवली उस टाइम पे भी मसला था। रिलेटिवली आप थोड़े से समझदार हैं तो ही आप वो स्क्रीन टाइम डिजर्व करते थे। तो लोगों को ना पता होता था यार ये टीवी पे आ रहे तो ये कोई चीज़ है। अब आप देखो मॉर्निंग शोज में ऐसे अजीब अजीब से लोग आ रहे होते हैं, क्या फालतू चीजें होती हैं। एक रैंडम, आपको मैं बताता हूँ, आप थोड़े से पैसे लगा के किसी मॉर्निंग शो में भी जा सकते हैं। बिल्कुल हुआ अजीब है। सी बात है। अजीब सी बात है कि इतना एक्सेस इतना आसान हो गया। और दूसरा उनके डेमोक्रेटाइजेशन बहुत हो गया। एजेंट्स बैठे हुए हैं और वो फोन करते हैं, यार 5,000 रुपये दे दो, सुबह मॉर्निंग शो में आ जाना। फ्री में भी जा सकते हैं, ये भी होता है, ठीक है, वो क्योंकि उसके लिए उनको थोड़ी तो बड़ी सोर्स चाहिए आखिरी में। टीवी चलाना है ना, उनको तो शो करना है ना, उनको कोई तो बिठाना है, तो आपको बिठा लेंगे, आपको बना देंगे भाई यूथ इन्फ्लुएंसर है ये। जी। क्यों? क्योंकि भाई ये पॉडकास्ट करते हैं और यंग लोगों के साथ करते हैं। ओहो हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेजरली मीडियम जो लोग हैं ना, मीडियोकर लोग हैं, उनसे तो ज्यादा बेहतर ही कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कर रहे, तो आप उनसे तो वैसे ही बेहतर हो गए। तो ये लोग इंस्पायर होंगे, और पॉडकास्ट भी होता है कुछ, अच्छा। तो ये सिस्टम है। और अगर सोशल मीडिया उस वक्त होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पॉपुलैरिटी मेरी अभी है उससे कहीं ज्यादा होती, 10 टाइम्स होती, क्योंकि आई वॉज डूइंग डिबेट्स रियली रियली गुड। या जो दैट मतलब इस पे मुझे आई टेक प्राइड इन इट। व्हाट या आई वाज डूइंग इज फार बेटर देन व्हाट इज बीइंग कंडक्टेड। इवन एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वाज कंपीटिंग विद पीपल बहुत ज्यादा हु आर एल्डर देन मी। एज रेफरेंस दिखता था, रियली दिखता था। हाँ, तो ये फर्क है। तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था इसलिए जीत रहा था, इतना हल्का नहीं था मैं। तो मुझे ये लगता है अभी सोशल मीडिया होता तो मेरी वो वाली वीडियोस उस टाइम के लिए, चूंकि वो रेलेवेंट उस टाइम की थी ना, उस टाइम के मौजूआत पे बात हो रही थी या उस टाइम के रेफरेंसेस वहां पे इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो अगर इस टाइम के रेफरेंसेस होते तो वो बहुत वायरल होते। इतने वायरल होते कि मेरी भी पॉपुलैरिटी, जैसा समझ लो कि अभी मेरे फेसबुक पे 20,000 फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे 12-13 हज़ार फॉलोअर हैं। तो ये होते कुछ समझ लो कि मल्टीप्लाई बाय 5-6 होते हैं। 50-60 हज़ार फॉलोअर उधर होते हैं, यहाँ पे 30-40 हज़ार होते हैं आराम से। और अगर मैं फीमेल होता ये तो और ही तो ज्यादा। वो तो अच्छा, ये इस वजह से शायद ऐसा भी होता है कि हमें अब वो वाले कंटेंट जिस तरह से आप पहले कह रहे थे वो एनर्जी नहीं दिखती, क्योंकि रिलेटिविटी के साथ में। दूसरा उसका रीजन ये भी है कि देखो अभी ना, जो हमारे ये बच्चे हैं ना, जो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन टेक्नोलॉजी। क्या कि हम ना बहुत ज़्यादा कंटेंट की जो रिसर्च है वो डायरेक्ट जाके चैट जीपीटी से ही करते हैं। आपके दौर में ऐसे नहीं था। हमारे यहाँ चैट जीपीटी तो नहीं था। हाँ, यूट्यूब वगैरह था, लेकिन उसमें भी एक स्ट्रगल तो थी ना, मतलब हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता था। अभी चैट जीपीटी तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर भी दे देगा यार, सब कुछ बना के दे देगा। सब बना के दे देगा, अच्छा बुरा वो एक अलग डिबेट है, बना के तो दे दिया ना उसने। पहले ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया ना, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इनोवेशन कर सकता है। बड़े आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बड़े आर्टिस्ट को चैट जीपीटी दें और एक नॉन एक्सपीरियंस बंदे को चैट जीपीटी दें, दोनों का चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट होगा। वो अलग बिल्कुल। तरीके से उसकी रिसोर्स निकालेगा, वो उसकी अलग तरीके से वो उसको बिल्कुल छाप लेगा, ये इसको छापेगा नहीं। एक तरीका मतलब, क्योंकि मैं खुद मीडिया स्टडीज का स्टूडेंट हूँ, तो हम्म। मुझे जो मेरे टीचर ने बताया ना, बोला यार चैट जीपीटी जो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि मेरा काम हो जाए, वो बेवकूफ आदमी है। चैट जीपीटी को एज हेल्प इस्तेमाल करो, उसको बोलो भाई मेरी हेल्प कर दो। हम्म। बोला हाँ। अगर आप उसको ये बोलते हो कि यार फलाना मेरा काम कर दो तो ये हो जाएगा। और मतलब मैंने एक बंदे के साथ बैठ के बात करता, उसने बोला यार तुम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के जो स्क्रिप्ट लिखते हो कैसे लिखते हो? हाँ। मैंने बोला यार मैं खुद लिखता हूँ कभी कभी। उसने मुझे ठक्कर ठक करके बोला टॉपिक बताना, मैंने टॉपिक बताया, उसने स्पीच निकाल के दी। हाँ। मैंने उसको कोशिश करी कि मैं एक वीडियो में अपनी बोलूं,
वो ओरिजिनलिटी नहीं आ रही। नहीं आएगी, जाहिर है। इवेंचुअली देखो होगा ये कि एक पॉइंट आएगा, शायद हो भी जाए, चैट जीपीटी इस लेवल पे भी पहुंच जाए, वो सीख के एक पॉइंट पे आके बहुत अच्छा भी बनाना शुरू कर दे। लेकिन यही इस वक्त दुनिया में डिबेट यही चल रही है। एक पॉइंट आएगा कि चैट जीपीटी और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी, एआई इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा अपनी सोसाइटी में कि ह्यूमन एलिमेंट लोग ढूंढने के लिए फिर निकल जाएंगे। जैसे आज ये कुछ आपसे कुछ साल पहले एआई ढूंढते थे, अब लोग उसके बाद एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा कि creativity। हाँ, कि उस वक्त प्रीमियम हो जाएगी क्रिएटिविटी। फिर जो स्किल मैंने ये पढ़ा है, अल्लाह करे ऐसे ही, क्योंकि मेरे फायदे की बात है कि हाँ, कि जो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल होगा ना, हाई, सबसे हाई डिमांड स्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को बोलने ही नहीं आएगा। क्यों नहीं बोलने आएगा? क्योंकि वो बातें करके चैट जीपीटी से इतना ज्यादा अपने आप को खराब कर चुके होंगे कि उनको बोलने का स्किल खत्म हो चुका होगा। फिर वैल्यू उस टाइम पे ऐसे लोगों की होगी जिनको बोलना आता होगा। तो ये तो अल्लाह करे फायदा हो जाए, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अगर मैं इस फील्ड के अंदर जाता हूँ, ऑल लो मेरे अब्बा ने मुझे वो अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजें बताई हुई है कि यार ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो जो है ना वो मैं यही सोचता हूँ कि जिस तरह का दौर अब एआई का आगे बूम आने वाला है, तो ये चीजें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद काम की ना रहे, क्योंकि किसी न्यूज एंकर की जगह पे कोई रोबोट बैठा हुआ होगा, न्यूज पढ़ रहा होगा। हाँ, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता तो वो कभी 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 ये डर लगता है कि यार इस चीज में हम घुस तो जाए लेकिन कुछ ना मिले तो खाली हाथ बैठे रहे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज हमेशा जो रहेगी ना, वो ये रहेगी कि उसके अंदर जो अभी तुमने बात की थी, क्रिएटिव एंगल। एआई जो है ना, वो एक क्रिएटिव एंगल हमेशा मिस करेगा, जो शायद इंसान के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, या फिर कोई ना कोई ऐसी जरूरत, एड की जरूरत जरूर पड़ेगी उस चैट जीपीटी को, या उस एआई के मॉडल को, या उस रोबोट को, कि जो उसको एक ह्यूमन एलिमेंट दे, या रिलेटेबिलिटी एलिमेंट दे। मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा लाजमी तौर पे। ऐसा नहीं होगा कि एआई कंप्लीटली टेक ओवर कर लेगा और आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसे तो माजी में और भी कई टेक्नोलॉजी आई है जिससे लोगों को बहुत डर लगता था। मिसाल के तौर पे ये टेलीफोन की टेक्नोलॉजी है। एक जो है पुराने ज़माने में जब किसी को बात करनी होती है टेलीफोन के यहाँ, तो वहाँ पे लोगों का काम होता था कनेक्ट करना। उनका बेसिकली बीच में मीडियम होता था, वो दो लोगों को आपस में कनेक्ट करते थे। जब प्रॉपर टेली कम्युनिकेशन आई तो इन सब की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एक वाइड स्केल पे। तो ये लोगों को बहुत डर लगता था टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने करा और अब ये हमारी हकीकत है, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, अगेन इट्स ऑल अबाउट ना, कि आप जब आप एक्सप्लोर करते हो उसके अंदर, आपको फिर मजीद अपॉर्चुनिटीज उसके बाद नजर आती है। जब वो चीज इंप्लीमेंट होती है, यू देन रियलाइज कि इसके अंदर में आप और क्या कर सकते हैं। या दैट्स फॉर श्योर, अभी आएगा। लाइक मेरा एक सवाल है, उस पर आप एग्री या डिसएग्री करें हाँ, कि सोशल मीडिया की वजह से जो है वो कुछ ऐसे डिबेटर्स, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हर कोई कैमरा उठाते हैं और कुछ भी टॉपिक पे बोलना शुरू कर देते हैं, सही है। कुछ ऐसे नॉन डिजर्विंग डिबेटर्स भी सामने आ रहे हैं जिनको जिनकी वजह से जो वाकई में डिजर्विंग है वो पीछे हो रहे हैं। आई आई थिंक इसके अंदर अगेन पॉइंट कमर्शलाइजेशन वाला ही है। अब ना जो चीज वैल्यू जो बिकेगी ना, वो आप लोग इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो तो उस सूरत में ना जब किसी के एक बंदे के फॉलोअर्स हैं and उसको तब भी बोलना नहीं आता। मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतना सारा हाँ, कंपटीशन ओके। है कि जिनके फॉलोअर्स नहीं है और ना उनको बोलना आता है। हाँ, मुझे कंपैरेटिवली तारीफ नहीं करना, लेकिन उनसे कुछ बेहतर बोलना आता है, बट दे स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑफ एवरीथिंग देयर, मतलब कुछ भी बोल देते हैं वो। हाँ, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन थी। दिस इज अ चैलेंज दैट वाज ऑलवेज देयर व्हेन यू वर गिविंग कैमरा टू एवरीवन। दिस वाज अ चैलेंज दैट वाज कमिंग विद इट, राइट? You cannot stop people from making videos. Can you go and ask people to not make videos? No, you cannot. नहीं, वो ऑब्वियसली आप उनको But नहीं मना yeah, कर। but I agree with your point as well. जब आप डेमोक्रेटाइज देखो, ये भी जाकिर खान का जुमला मुझे याद है कि बड़ा अच्छा है। पहले जमाने में ना, एक उसने तो गाली दे के बोला था, एक सोसाइटी में एक बेवकूफ होता था, बेवकूफ को कुछ और उसने बोला, एक बेवकूफ होता था, तो सब उसको मार मार के चुप करा देते थे कि तू बेवकूफ है, बात बात कर। जब दुनिया आगे बढ़ गई, ग्लोबलाइजेशन आ गई, तो उसको पता लग गया कि मेरी तरह का बेवकूफ एक और जगह पे भी बैठा हुआ है। तो वो दोनों आपस में मिल गए और दोनों बेवकूफ मिलके अब एक अपनी सल्तनत बना के बैठ गए। अब ये सारे बेवकूफ एक जगह जमा हो गए। तो ये हुआ है सोशल मीडिया के डेमोक्रेटाइजेशन से, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट व्यूज वाले लोग भी अपनी जब बात करते हैं तो उनको अपने से अग्री करने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता पहले, तो हमारे माशरे में अगर एक सुलझा हुआ माशरा होता, तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट वालों को चमाड़ मार के चुप कर दे, गलत बात कर रहा है।
अब उसको पता लग गया नहीं जी, दुनिया के उस कोने में मेरी तरह की बात करने वाला भी है, यानी कि मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। इंसानी नेचर यही है। वो ये देखते हैं कि अगर मेरी तरह कोई दूसरा सोच रहा है तो इसका मतलब मैं गलत नहीं सोच रहा, अगर मेरी तरह कोई नहीं सोच रहा इसका मतलब मैं गलत हूँ। वो ये सोचता है। ठीक है। और इसकी सारी सोशल मीडिया की वजह से एक चीज़ ये भी हुई है कि लोगों के मतलब अपने सामने वाले का आर्गूमेंट नहीं पसंद। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये भी एक मसला और भी है। इसकी तरबियत जो है ना हमारे फंडामेंटल लेवल पे, स्कूल लेवल पे यहीं से होती ही नहीं, हमारे घरों में नहीं होती। हमारे बिल्कुल। घरों में बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि आपने कैसे नए ओपिनियंस को एम्ब्रेस करना है। आप बचपन में, बच्चा बड़ा होता है उसको पहले ही बोल देते हो शिया काफिर है, मिसाल के तौर पर। क्यों बोल रहे हो आप उसको ये? ये अभी मैं बाहर खड़ा होकर ये बात कर रहा था कि मेरे सामने एक बच्चे ने एक शिया लड़के को बोला, अबे वो तुम्हारा लीडर मर गया ना। तो मुझे हाँ, बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मतलब कैसा है कि क्या वो मुसलमान नहीं थे या वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ते हुए शहीद हुए, सही मतलब तरीका। यही ना, यही डिबेट यही है कि देखो आपका इख्तलाफ अगर एक सेक्ट से है भी, ठीक है, ये कहाँ, ये आपको इजाजत किसने दी है कि आप एक्सट्रीमिस्ट आइडिया एक बच्चे के दिमाग में इम्प्लांट करो कि यार वो काफिर है या नहीं है? यार देखो, मसला ये है कि यार ये वापस घिसी पिटी बात ही है, लेकिन अल्लाह के लोग समझ आए। देखो, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के डिसाइड करो कौन काफिर है कौन नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला को डिसाइड करने दो। सही है, आप अपना काम अच्छे से करो। आपका काम क्या है, आपको लगता है आपको बहुत अच्छा मुसलमान बनना है, फंडामेंटल्स अपने पूरे करो और फिर घर जाओ। और जब आप परफेक्ट हो जाओ ना तो फिर तबलीग करने निकलो। परफेक्ट होने के बाद तबलीग करो। तबलीग पहले भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा वो ये इस पे इस्लाम का ना मसला आ जाएगा, वरना कर सकते हैं तबलीग। आपको जहां मौका मिला आपको तबलीग करनी चाहिए, लेकिन तबलीग का मतलब ये नहीं होता करेक्शन आप, के लिए तो मना है ही नहीं ना इस्लाम मना में। नहीं है बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा एक मिथ खत्म करता हूँ। लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो अभी जुमला मैंने बोला ना, लोग कहते हैं कि जब तुम में खराबी है ना तो दूसरी खराबी, उस खराबी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। ये गलत थॉट है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो खराबी है और आप किसी और के अंदर देख रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। आप उसको बोल सकते हो कि भाई सही करो, ये कोई मसला नहीं है। एक हदीस है जिसमें ये बात है ना कि एक औरत आई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा मेरा बच्चा चीनी खाता है, आप इसको मना करें, आप बोलेंगे तो ये चीनी नहीं खाएगा। और फिर उसमें जो है ये होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि भाई कुछ हफ्ते की प्रैक्टिस करते हैं और वो चीनी की आदत ख़त्म करते हैं। उसके बाद उस बच्चे को बुला के कहते हैं आप चीनी। ये हदीस जब मुझे पता लगा कि ये ज़ईफ़ हदीस है। सर यही हदीस है, मतलब मैं उस दिन ताबिश हाशमी का पॉडकास्ट सुन रहा था जुनैद अकरम के साथ। तो वो हम यही बात, मैं उसकी यही बात सुन रहा था कि वो जो एक वो औरत के कचरा फेंकने वाली है, वो भी ज़ईफ़ हदीस वो भी है, ज़ईफ है। तो फैब्रिकेटेड। अच्छा, वो बिल्कुल ही वो है ही नहीं ऐसा है। ऑथेंटिसिटी में हाँ, मसला है। ऑथेंटिसिटी में मसला है ना बहुत सारा। तो वो यही बात कर रहा था कि यार 2022 तक 2025 तक हमें ज़ईफ हदीसें मिल रही हैं, हाँ, क्योंकि अभी तक हमने मिल तो रहे हैं, ये चीज़ें कुरान के बाद अगर हम स्कूल की फॉलो स्टडीज़ करते की हैं। बात करें, तो हमने जो है वो ये पढ़ी, स्कूल में भी पढ़ी, हमें घर में भी सुनाया, हमें हमारे हमको टीचर्स ने पढ़ाई है। टीचर ने पढ़ाई है, इस्लामियात में हमें टीचर ने पढ़ाई है कि जी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का वो देखना है आपने, तो आप हाँ, जो है हाँ, वो ये देखें। सही। तो ये तो स्टोरीज़ ही गलत हैं, तो आप क्या इसको हाँ, करें? मसला इसमें यही है, मेरा पॉइंट ये था कि भाई ये वाली जो मैंने हदीस आपको जो बताई, उसको ना लोग बेसिस बना के कहते हैं कि जब तक आप में कोई खराबी है, आप दूसरे की खराबी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये पॉइंट था मेरा। तो ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी के अंदर खराबी देखते हैं, आपके ऐसे तो फिर माशरा खराब ही होता रहेगा ना। बिल्कुल। फिर तो सब खराब ही होता है, क्योंकि मेरे अंदर खराबी है, मैं किसी की खराबी को बोलूँ ही नहीं। नहीं, आपको बोलना चाहिए, कोई मसला नहीं, आप उसको समझाएं। इस्लाह का तरीका ठीक होना चाहिए बस। ये एक वो है। तो अब मसला ये, आपके सोशल मीडिया जो है ना, इसने अब सबको ये पावर दे दी है। कोई जिसको भी जाके कुछ भी बोल सकता है और कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। आप देखें लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, नीचे गालियां देते हैं फालतू में। मतलब मैंने एक अपनी वीडियो डाली, उसमें मैंने ना डिबेट की थी कि अ, अम, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में जंग, ये डिबेट थी। और इट वाज फॉर एकेडमिक पर्पस एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। उसका कोई मकसद ये नहीं है कि हम औरत की तजलील कर रहे हैं, औरत के मुकाम को कोई चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फॉर अ फन डिबेट, एंटरटेनमेंट डिबेट है। ठीक है। और उसमें खवातीन बैठी हुई हैं, खवातीन इस बात पे ताली, मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा हूँ खवातीन का। तो उसमें खवातीन तालियां बजा, क्यों बजा रही हैं? उनको पता है भाई ये एक इट्स अ जोक, टेक इट एज अ जोक, डू नॉट टेक इट पर्सनली। सही है, वो बजा रही हैं। नहीं, लेकिन उन मर्दों को मसला हो रहा है जो मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि तेरी माँ भी मोनस है। मतलब आप क्या, और नीचे गालियां लिखी हुई हैं। अच्छा मैं पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर नज़र से गुजरती है, मतलब उससे इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस नहीं लेता मैं। मुझे पता है वो फ्रस्ट्रेटेड, अपनी जबरदस्ती फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, लेकिन वो गलत निकाल रहा है भाई। क्यों निकाल रहा है भाई? यहाँ से क्या फायदा हासिल उसूल किया है?
मेरा किसी को इंटरनेट पे गाली देने से क्या फ़ायदा? अरे आपका तो कंटेंट का मसला ये था ना कि मतलब एक तो वो था वो एक एंटरटेनमेंट या फन पर्पस के लिए। मैंने अभी बीच में मैंने वसीम बदामी की है ना वो लाइफ स्टोरी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा, उस पे पहले मुझे एक कमेंट आया कैसे कि आपने जो है ना वो क्या फायदा वीडियो बनाने का, आपने सही से जो है वो रिसर्च नहीं करी। हो सकता है रिसर्च में मैं खुद इस वीडियो सही, मानता हूँ कि रिसर्च में कुछ आगे हो पीछे हो सकता है, सकता है। हो सकता है। फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने डाली, उसमें बोला कि यार तुम जो है ना वो अपना सेटअप अच्छा करो। कोई अननोन पर्सन था, इतने छोटे से फोन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये वो। अच्छा, मैंने उसको भी फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली मेयर साहब का, मेयर कराची साहब के पास। मेयर कराची साहब को पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, हाँ, लेकिन कोई साहब थे उन्होंने मुझे डीएम में आके माफी की गालियां दी। हाँ, नहीं, नहीं, ये होता है, ये बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर आप ये चीज अर्ली ऑन फेस कर लेते तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होती। हाँ, नहीं ये हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके अंदर ये टेंडेंसी थिक स्किन क्रिएट हो जाए और अभी माशरा हमारा काफ़ी बेहतर हो गया। मेरे जब स्कूल का टाइम था, तब तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होता था भाई, आपको अंदाज़ा नहीं है। अभी तो आप एक सर्टेन ये है ना, अभी कानून का ऐसा ही है कि आप स्टेट के जो इदारे हैं, रियासती इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे ऑनलाइन। अभी तो सिर्फ ये है ना, उस टाइम पे कोई कानून नहीं था कि आप किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके आप कर नहीं सकते। बावजूद अगर आप कर देते, किसी ने की ना, हमने हालत देखी, उनके हाल देखे थे क्या होता है उनके साथ। वो मिलते नहीं थे 10-10 दिन तक। मेरे घर के मैं जिस एरिया में रहता हूँ, खरद, वहाँ एमक्यूएम और लियारी गैंग वॉर, इनकी तो रोज लड़ाइयाँ होती थी, रोज लड़ाई। हाँ, पूरा पूरा दौर था वो, वेरी वेरी ब्लडी साइकिल। उसके अंदर हमने खून अपने सामने होते हुए देखे हैं, बिल्कुल गोलियां चलती हुई देखी हैं, मैंने लाश देखी है अपने मैं खुद सामने। गार्डन कर आई हूँ, तो वो आपको मतलब हाँ, फिर ज़रा आप भी उसी जी पट्टे में जी। आ ही गए ना कहीं न कहीं। तो हमने देखा है वो सब। तो मैं अपने एरिया में रहते हुए अपने एरिया का जो सेक्टर इंचार्ज है ना, उसके साथ घूमने वाले उस लड़के को कुछ नहीं बोल सकता और मैं देख नहीं सकता उसको इस तरह से कि उसको बुरा लग जाए। आप सोचो इस लेवल का हमारे अंदर वो होता था, खौफ होता था कि यार ये क्या कहाँ घूम रहे हैं हम यार। और उसके बाद अगर आप देख लो तो आपको नहीं पता कि अगर उसको गुस्सा आ गया, वो तो मौका ढूँढ रहे लड़ने का। अच्छा अगेन मैं फेस वैल्यू वाली बात, आज के दौर में आप चले इदारों को, अब बहुत सारे लोग खुल के टारगेट कर रहे होते हैं अब तो एक्स कर पे रहे हैं। इंस्टा पे, लेकिन आप उनको टारगेट नहीं कर सकते जिनकी ब्रांड वैल्यू है, जिनकी फेस वैल्यू है। नहीं, 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 आप गलत कह रहे हो, आप उनको ज़्यादा करते हो। आप किसको नहीं टारगेट कर सकते जैसे? फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूबर है, ठीक है, हाँ, हाँ, डकी भाई की एग्जाम्पल है, हाँ, या रजब रजब भट्ट ज्यादा मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। तो उसके बारे में लोग, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो बनाऊं तो मुझे 100% यकीन है कोई ना कोई ऐसा बंदा आएगा जो बोलेगा नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो, और उसके पीछे 10 लोग और आएंगे जो मुझे उनमें से 4 लोग गाली भी देंगे। हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कल्ट फॉलोइंग की बात होती है, आप कल्ट की बात कर रहे हो। जहाँ कल्ट है ना उसको आप फाशिस्ट तो वो होते हैं जो फिर इंसानियत वो के तो खिलाफ। बिल्कुल हाँ, फाशिस्ट नहीं है, कल्ट है ये। कल्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे इमरान खान को आप बुरा कह दो, लोग आपको गालियाँ देंगे, ये कल्ट होता है। ये जो नहीं देखता कि यार हमारे लीडर की अगर वो सही भी बात कोई आइडेंटिफाई कर रहा है तो ये नहीं देखेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे आपने इमरान खान के खिलाफ बात की। इसको कहते हैं कल्ट। तो रजब भट्ट का भी कल्ट है, जो उसको अंधा फॉलो करता है। कल्ट वो होते हैं जो अंधा फॉलो करें। तो कल्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, आप डरते हो। देखो, बोल सकते हो लेकिन आप डरते हो। कल्ट के खिलाफ आप तभी बोल सकते हो जब आप पोजीशन ऑफ पावर में हो। आज जो पोजीशन ऑफ पावर में, आप किसी के खिलाफ बोलो, कुछ भी बोलो, मसला ही थोड़ी है। अच्छा। अगर हम डिबेट की बात करें तो आप मुझे व्यूअर्स के लिए खास तौर पे टॉप 5 रैंक करें 1 से लेकर 5 तक, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू हैव टू बी अ गुड डिबेटर। ओके, टॉप 5 या एक अच्छा डिबेटर होने के लिए मेरा ये ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट ये चीज़ आएगी कि हाउ एलिक्वेंट यू आर इन आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स। यानी कि आपको अपनी बात सामने रखने का कितना अच्छा तरीका आता है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर डिबेटर को, जो पजेस करनी चाहिए। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप अपना मुद्दा सही नहीं रख सकते तो आप अच्छे डिबेटर भी नहीं बन सकते, पब्लिक स्पीकर भी, अपनी बात मनवा भी नहीं सकते, ना अपना मुकदमा आगे रख सकते। नंबर 2 जो स्किल है वो ये है कि आपकी सुनने की सलाहियत कितनी स्ट्रांग है और उसको एक्सेप्ट करने की, कॉम्प्रिहेंड करने की सलाहियत कितनी स्ट्रांग है। इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप सामने वाले का जो नज़रिया है, इवन अगर वो आपके खिलाफ भी है, तो आप उसको समझने की कोशिश ये करें कि ये अगर ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। कोई ना कोई तो वजह होगी ना जो कह रहा है। ऐसा ही है दुनिया में। अगर इसराइल सालों से, 60-70 साल से अगर ये बहस कर रहा है कि हमें चाहिए मुल्क, हम पे जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, वो क्यों कह रहा है ऐसा?
ये समझने की आपको सलाहियत चाहिए। पहले आपको इजरायली बन के सोचना पड़ेगा कि क्या जुल्म हो अच्छा, रहा है। इसमें भी एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि अगर आप उनकी बात समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आप सही, वो सही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये भी थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, आप सही कह रहे हो, ये भी मसला है। तीसरा, मेरे ख्याल है कि आपकी जो कंटेंट है, रिसर्च है, कंजम्पशन ऑफ कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा एलीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपका कंटेंट सतही नहीं होना चाहिए। जिस मौजू के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस भी मुद्दे पे आप बात करने आए हैं, आपकी उसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होनी चाहिए। आप सतही बात ना करें। सतही बात करेंगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जैसे ही उसको डायसेक्ट करने जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको एक हॉलो फिगर समझना शुरू कर देंगे और फिर आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। होता ही है कि जब भी आप कोई नई बात करने जाते हैं या कोई बात साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक मजहबी पेश इमाम है, ठीक है, आपका काम है मजहब को फैलाना। आपको कोई आके बोलता है कि जी खुदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एथियस्ट आके तो मुल्क तो यही बोलेगा ना, खुदा तो एग्जिस्ट नहीं कर, तू क्या बातें कर रहा है, मुझे इस्लाम की या किसी मजहब की बातें क्या कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सवाल का जवाब क्या होगा। उसने बोला कि भाई क्या खुदा ऐसी कोई चीज़ बना सकता है जिसको वो खुद तबाह नहीं कर सकता। अब ये सवाल जो है ना, ये सोचते हैं लोग, यार ये कैसा सवाल है। आपको उस सवाल का जवाब पता होने के लिए रिसर्च होनी चाहिए। मतलब आपको ये जवाब नहीं देना कि भाई हाँ, समझ एग्जैक्टली exactly. आपको ये नहीं करना कि चूंकि कुरान कह रहा है, अबे वो तो कुरान ही नहीं मान रहा ना भाई, तो कुरान का रेफरेंस कैसे उसको मनवाएगा भाई। ये समझना बहुत जरूरी। तो आपकी डेप्थ रिसर्च होनी चाहिए। वो लॉजिक पे बात करें तो आप लॉजिक से बात करो, उसको लॉजिक से समझाओ, ये उसको समझो, उसी की तरह समझाओ। उसको उसकी जुबान में समझाना जरूरी है कि वो जिस ग्राउंड पे, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा ये वाली चीज पे आते हैं। तो आपकी एक नंबर 3, रिसर्च बहुत सॉलिड और बहुत इन डेप्थ होनी चाहिए। चौथा, आपको 2 रूल्स हैं डिबेट, दोनों रूल्स पता होने चाहिए। एक ने एरिस्टोटल ने दिया, एक प्लेटो ने दिया। एरिस्टोटल कहता है कि ईथोस एक लॉजिक होती है, ठीक है। पैथोस कहता है, प्लेटो कहता है पैथोस जो इमोशनल लॉजिक होती है, सही है। ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों आपको पता होना जरूरी है, और कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना जरूरी है। ये आपका चौथा बेसिक रूल है। ईथोस का मतलब है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट तभी स्टैंड करेगा जब उसके अंदर लॉजिक होगी। लॉजिकल फैलेसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि फला बंदे ने कहा इसलिए बात सच है, फला बंदे ने कहा इसलिए नहीं, उसकी रीजनिंग क्या है भाई। भाई मुझे मिसाल के तौर पर मेरे मजहब ने बताया सूरज मशरक से जो है ना निकलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सूरज नहीं। रीजनिंग है भाई, जब आप देखते हो सुबह का टाइम होता है तो किस डायरेक्शन से आपको सूरज नजर आ रहा है, ये लॉजिक है कि सूरज वहां से निकल। ये लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, ये इथोस के थ्रू आती है। इथोस कहता है, यानी एरिस्टोटल ने कहा भाई जो चीज लॉजिक से समझाई जाएगी वही आर्ग्यूमेंट कंसिडर होगा। प्लेटो ने इसके एक ऑल्टरनेट बात की, उसने बोला जरूरी नहीं है कि आप लॉजिक से समझाओ किसी चीज को, आप इमोशनली अगर समझा सकते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यार सिगरेट नहीं पी, यार सिगरेट पीने से वो सेहत को नुकसान है, ये लॉजिकल बात हो गई। प्लेटो कहता है नहीं ऐसे नहीं समझाओ। अगर आप इसको ये बोलते हो यार अगर तूने सिगरेट पीना आइंदा से, यार मेरा दिल टूट जाएगा यार, और अगर उसके बाद तुमने मान लिया, तो प्लेटो कहता है ये भी ठीक है। मैंने लॉजिकल बात थोड़ी की है, ये मैंने इमोशनली बात की है ना। अम्मा यही कहती ना यार मेरा मरा मुंह देखेगा अगर तूने ये किया तो। इमोशनल बात है। आप मुआशरे के अंदर देखोगे ना, वो सारे पैथोस यूज करते हैं, लॉजिक यूज नहीं होती। सारे पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। क्या सही करवा सारे। एग्जैक्टली बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट लिखा है। सारे सियासी लीडर्स पैथोस यूज करते हैं, लॉजिकल बात कोई नहीं करता। वो कनेक्ट ही आपसे पैथोस के थ्रू करते हैं। तो ये चौथा रूल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर मुझे ईथोस के थ्रू कन्विंस करना है, कहां मुझे पैथोस के थ्रू कन्विंस करना है, ठीक है। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर बंदे से बहस नहीं करनी, ये बहुत जरूरी है। आप हर बंदे से बहस करने अगर शुरू हो गए तो इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपके अल्फाज की कदर क्या है। हर बंदे से बहस नहीं करनी होती। आपको ये समझना जरूरी है कि किस बंदे से बहस करनी है, किससे नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी बहस दे लीड टू वेरी वायलेंट आउटकम्स एज वेल। तो आई थिंक द फिफ्थ वन वुड बी दिस। The last one is not just about debating, I guess. It's about इट्स अबाउट कॉमन सेंस। common sense, yes. यस और ज़ाहिर है आप एक नॉर्मल इंसान होते हुए नॉट जस्ट फॉर डिबेटिंग, आपको वैसे भी देखना पड़ता है कि भाई आप किससे क्या बात कर रहे हो। एक ऐसे इंसान के सामने बोलने का कोई फायदा ही नहीं है जिसको आपकी बात समझ ही नहीं आती। हाँ ऐसा है बिल्कुल है। अच्छा जी, towards coming towards ending, what is the one message you want to give
हमारी करंट यूथ के लिए कि यार कोई एक ऐसा मैसेज जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपकी बात सुनते हैं उनके लिए? मैं एक चीज़ वैसे कहता हूँ, बहुत ज़्यादा रिपीटेड थी और वो मेरे दिल से बहुत करीब है, और मैं वो रिपीट कर देता हूँ, उसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा। वो ये है कि ना, हम नॉर्मली जो सारे, ये थोड़ी सी वो है पैथोस वाली बात, ठीक है, कि आपको ना हमेशा वैसा इंसान बनना चाहिए जैसा इंसान आप अपनी बचपन में ढूंढ रहे थे फॉर गाइडेंस। वैसा इंसान बनने की कोशिश करें। जो आपको नहीं मिल सका ना, ऐसे साल हुआ मुझे करियर काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा कोई मेंटोर नहीं मिल सका, तो मैं करियर काउंसलिंग के लिए लोगों की हेल्प करता हूँ। मैंने जब डिबेट सीखने की कोशिश कर रहा था, एमयूएन सीखने की कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था, मुझे सबसे जवाब नहीं मिला था। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, एमयूएन कोई मुझसे पूछता है, बेसिक सवाल भी पूछता है, मैं जवाब दे सकूँ, कोशिश मेरी होती है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी द मेंटोर आई विश आई हैड व्हेन आई वाज यंग। So this is the kind of advice that I would give to people in the listening panel as well. And also मुझे लगता है कि ना, as young people हम बड़े केयर फ्री होते हैं, एंड दैट इज गुड, दैट इज राइट एज वेल। एक चीज़ को जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है किसी को भी डिस्करेज करना अपने आसपास, और डीमोटिवेट करना यूजिंग योर पावर। बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है। आप फिजिकली स्ट्रांग पैदा हुए, ठीक है, आप पैसे वाले पैदा हुए, इसमें आपको कोई कमाल नहीं है, ठीक है। उसकी बेसिस पे किसी को नीचा नहीं दिखा, ये किसी को हरास नहीं कर, किसी को बुली नहीं कर, क्योंकि टेबल्स कब टर्न हो जाएंगे आपको नहीं, ठीक है। तो आप बी वेयर ऑफ द टाइम दैट हैपेंस। मैंने देखा है बचपन में जो लोग बड़ी तफरी शरारतों में ये कर रहे होते हैं ना, फिर वो बड़े होकर स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर उनको जलील हो, याद आता है कि यार नहीं करते। पता नहीं याद आता है नहीं आता, मुझे नहीं लगता याद भी आता नहीं आता, क्योंकि वो इतने इतने केयर फ्री होकर कर रहे होते हैं। लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है ना, वो पूरी जिंदगी याद तो है, आपने उसकी जिंदगी में डेंट डाल, तो आप ऐसे जिंदगी में लोगों की याद नहीं रहे कि यार ये बुरा इंसान था, या इसने मेरे साथ खराबी की थी। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो बचपन की हरकत है ना, आप ये बोले यार वो तो बचपन था ना, नहीं, याद रहती है। उसके लिए वो बचपन में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो तुमने उसके साथ, तो मत करो भाई, ऐसी चीज नहीं करो जो तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें बुरा लगे। बस ये मेरा ख्याल जाते जाते आपका एक कोई ऐसा फेवरेट शेर सुनाते हैं जो आपको बहुत पसंद हो, उसके बाद फिर है। हम। अच्छा, तो शेर नहीं, एक नज़म है, वो सुनाता आपको। ये फैज अहमद फैज की है या अहमद फराज की, आई गेस फैज अहमद फैज। ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन ये कि आपको सुनाता हूँ, इनकी नज़म है, उसके ऊपर ख्वाब, ख्वाब तो जिंदा हो। तो वो नज़म ऐसे शुरू होती है, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो जिंदा हो, ख्वाब दिल है ना आंखें न सांसें के जो, रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो जिंदा रहते हैं, ख्वाब तो रोशनी है, नवा है, हवा है, जो काले पहाड़ों से रुकते नहीं, जुल्म के दोज़खों से भी फूकते नहीं। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो जिंदा रहते हैं, रोशनी और नवा और हवा के अलम मक्तलों में पहुंच कर भी झुकते नहीं। ख्वाब तो हर, ख्वाब तो नूर है, ख्वाब सुकरात हैं, ख्वाब मंसूर है, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो जिंदा रहते वाह वाह, जबरदस्त। जी तो नाज़रीन, दैट वाज टुडेज पॉडकास्ट एंड इस सारी डिस्कशन के एंड पे मेरी ये गुजारिश है, जो ये वीडियो देख रहा है, कि दिस वाजंट जस्ट अबाउट डिबेटिंग या एमयूएन। यहाँ पे जो बातें हुई हैं वो बातें, सारी बातें, अगर आप उसको सही से सुने, सही से सोचे, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, और उससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और मेरी एक बात जो होती है कि हम हमेशा उन लोगों की कदर करते हैं या उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो या तो जिनकी कोई फेस वैल्यू होती है, जैसे हमने भी बात करी, या जिनकी जो है ना वाकई में वो बस जैसे हमारे स्टार्स हो गए आजकल के दौर में, ब्लॉगर्स हो गए, ऐसे लोग शानेल भाई जैसे, मैं समझता हूँ कि वाकई में एक जो कौम का सासा वर्ड हम यूज करते हैं, तो ये लोग कौम का सासा है। बिकॉज इन लोगों का जो मोटिव है वो ये है कि सिखाने का जो है ना, वो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो इंसान कुछ भी कहीं पे भी सिखा रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एवरीवन। तो और मेरा इनके बारे में एक पर्सपेक्टिव जो शायद शुरू से था लेकिन वो और बन गया, कि इन्होंने मुझे जब भी मैसेज किया, मैंने इन्होंने रिप्लाई किया मैसेज का, मुझे एक मतलब ऐसे रिप्लाई किया इवन द फर्स्ट टाइम कि मेरी इनसे ऐसा लगता है रोज बात होती है, सर हैं। वेरी काइंड टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे, क्योंकि हमारे लोगों में परसेप्शन नहीं बना कि यार जिनके जिसके 5,000 से ज्यादा फॉलोअर है वो रिप्लाई नहीं करता। सही बात। तो थैंक यू सो मच, और आप आए, आपने टाइम दिया, मैं बहुत शुक्रिया।
और आई विश कि इंशाल्लाह आगे जाके हम और देखेंगे कि आपने बहुत कुछ आगे इंशाल्लाह अचीव करना है। और मैंने आज के हम दोनों ने इनफैक्ट बहुत कुछ सीखा आज के पॉडकास्ट में, और हम कोशिश करेंगे कि जब भी इन सारी बातों को अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपको ज़रूर याद करें। तो थैंक यू सो मच।